भगवत गीता में लिखा है कि आपके इमोशंस खाने के थ्रू ट्रैवल करते हैं सामने वाले के। बिल्कुल, आपका जो खाना है वो उस चीज़ से आप पहचान सकते हो कि कितना खुश होकर के किसी ने बनाया। इसीलिए हम हमेशा माँ के हाथ का खाना याद करते हैं। बिल्कुल, जैसे मेरा थॉट प्रोसेस है कि टू रिप्रेजेंट एंटायर इंडिया अंडर वन रूफ, मुसाफिर का कॉन्सेप्ट ही है, इट्स बेस्ड ऑन अ जर्नी। सो वो कैसे प्लेट के ऊपर मैं दिखा पा रहा हूँ, मैं ड्रीम करता हूँ। तो आप मेरी जो प्लेटिंग देखेंगे बहुत ज़्यादा, जितनी भी वो हर एक मेरा ड्रीम है जो मैंने प्लेट पे उतारा। तो मैं रात को जब सोता हूँ तो आई बम्बार्ड माई हेड विद लॉट ऑफ थॉट्स कि इस डिश के बारे में। और जब सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे ड्रीम्स आते हैं। दिल्ली 7 बार तबाह हुई है और 7 बार बसी है। बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग है दिल्ली। 2 पार्ट्स में बिल्कुल आपको दिखता है क्लियर सिग्निफिकेंस। जामा मस्जिद में आपको निहारी और ये सब मिलेगा, आप कबाब्स वगैरह मिलेंगे, आप कोरमे मिलेंगे। दूसरी साइड आप चले जाओ तो बिल्कुल चेंज हो जाता है। पूरा वेजिटेरियन खाना है वो, क्योंकि वहां पर सारे बिजनेसमैन थे। खड़ी बावली इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पाइस मार्केट्स इन एंटायर एशिया। वो स्टॉक एक्सचेंज की तरह काम करता है। गर्मियों में आपको मसाला, ठंडे मसाले की चाय बनानी है। क्यों क्या होता है, एक तो वैसे ही इतनी गर्मी, स्ट्रेस होता है ना। तो आपको सबसे पहले मैं मिंट जरूर डालता हूँ उसमें। मिंट की खुशबू से क्या होता है ना, आपका ब्रेन ऑलरेडी, आपने देख लिया कि मिंट पड़ी है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ठंडक पहुंच चुकी है चाय पीने से पहले, खुशबू से ही। फिर आप उसमें सिप करते हो, उसमें ग्रीन कार्डमम का बड़ा अच्छा फ्लेवर है, इलायची का, सौंफ का फ्लेवर है, तो और मजा आता है चाय पीने में। तो गर्मियों में 3 इंग्रेडिएंट्स शेफ मयंक बता रहे हैं। बिल्कुल, आप ये डालो और आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि यार कि कितनी बढ़िया चाय बनाई। इतना बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे खाने के अराउंड। पहली बात तो इसको मैं मतलब इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास मिर्ची कभी नहीं थी। हमें मिर्ची मिली, पोर्तुगीज लेकर आए, वो भी 16th सेंचुरी में मिर्ची मिली हमको। उससे पहले हमारे पास सिर्फ काली मिर्च होती थी। हमारे पास असली मिर्च थी ही नहीं। नमस्ते, स्वागत है आपका सफरनामा विद शिल्पी में। सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज जो हमारे गेस्ट हैं, इनकी कुलिनरी जर्नी बहुत ही इंप्रेसिव और इंस्पायरिंग है। इन्होंने अपने एक्सेप्शनली कुलिनरी स्किल्स और इनोवेटिव अप्रोच से बहुत सारे रिकॉग्निशन हासिल किए हैं। नवंबर 2024 में इन्होंने अपने स्पाइसेस, इंग्रेडिएंट्स और टेक्सचर्स की एक्सपर्टीज की वजह से मुसाफिर रेस्टोरेंट को मिशेलिन स्टार दिलाया। इनकी जर्नी की शुरुआत हुई अपने फैमिली केटरिंग बिजनेस से। वहाँ से लेके अपने खुद के रेस्टोरेंट को मिशेलिन स्टार दिलाने तक के सफर में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इन्होंने। इनकी खासियत है कि ट्रेडिशनल फ्लेवर्स को मॉडर्न टेक्निक्स के साथ ब्लेंड करके एक यूनिक डाइनिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करना। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हम अपने आज के गेस्ट का, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बहुत कुछ हासिल किया है और आज वो हमारे साथ जुड़े हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। शेफ मयंक इस्तेवाल, बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे आज आपसे पूछने हैं। आप आज जिस जगह पर पहुंचे हैं, यहाँ बहुत सारे शेफ पहुंचना चाहते हैं, अपने रेस्टोरेंट को मिशेलिन स्टार दिलाना चाहते हैं। कुछ तो अलग किया होगा आपने। आज हम उस अलग की बात करेंगे कि ठीक है, आपकी जो एक फेम है वो सबने देखी है। आप आज इतने बड़े रेस्टोरेंट को चला रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो जर्नी है, जो मुसाफिर है उसके पीछे, उसके बारे में मुझे बात करनी है। सारे सवाल शुरू करूं उससे पहले, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत खुश हूँ आपके पॉडकास्ट पे हूँ, बिकॉज मैंने देखा है सफरनामा बहुत रेजोनेट करता है, रिलेट कर पाता हूँ मैं बिकॉज ऑफ मुसाफिर, क्योंकि हम तो मुसाफिर हैं। अच्छा, मुसाफिर तक जाने से पहले शेफ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। शेफ हर कोई, जनरली लोग कहते हैं कुकिंग हर कोई कर सकता है, कुकिंग हर कोई करता है, लेकिन हर कोई शेफ नहीं होता। शेफ की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होती है? बहुत ही डेफिनेशन आई थिंक हर जो शेफ होता है वो अलग तरीके से इसको डिफाइन करता है। मेरे लिए शेफ वो है जो एक आर्टिस्ट है, बहुत ज़रूरी है। एक आर्टिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और फिर अपने टूल्स जो होते हैं आपके, जैसे आपके नाइफ्स हो गए, स्पैचुलास हो गए, बहुत सारे टूल्स जो शेफ यूज़ करता है, उसका सही यूज़, उसका सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके लिए कैनवस, आपकी प्लेट्स होती हैं, आप उस पर कैसे अपने थॉट्स को डालते हैं कैनवस के ऊपर, वो बहुत ज़रूरी है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि बिफोर आप एक अच्छे शेफ हैं, आपको एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तभी एक आप अच्छे शेफ बन पाते हैं। तो आप बोलते हैं ना कि अन्नपूर्णा
आप अन्नपूर्णा है, बेसिकली आप लोगों को खाना खिला रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। अगर आप एक शेफ़ हैं तो आप सही टूल्स का प्रयोग सही से करें, बहुत ज़रूरी है। आप सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपको, पर लोगों को एक हेल्दी खाना खिलाना वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप एक शेफ़ है तो अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं तो आप एक प्रॉपर शेफ़ बन सकते हैं या मेरे हिसाब से बन सकते हैं, लेकिन पहले एक अच्छे इंसान बने। सबसे पहली चीज क्या बनाई थी? ओह माय गॉड, ये जो तो याद हो आप भी। अच्छा, मैं बताता हूँ सबसे पहली चीज़ क्या बनाई थी। सबसे पहले मैंने एक चटनी बनाई थी, वो भी सिलबट्टे पे दादी के साथ। वो छोटा था तब, मैं 8 ओके। साल का था। तो पहली चीज़ चटनी बनाई थी, मुझे अभी भी याद है। जो हमारे यहाँ धनिया वाली चटनी होती है हमारी। धनिया, तिल, सर्दियाँ थी तो तिल डलता है, हाँ। सो तिल को पीसा था सिलबट्टे के ऊपर। सो उसके बाद हरा नमक बनाया, जो हमारे पहाड़ी पिसू लून बोलते हैं पहाड़ी में हमारे। ओके। तो वो बनाया सेकंड टाइम, वो भी सिलबट्टे पे ही बनाया। हम्म। तो और सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि बैकयार्ड में बहुत सारी चीज़ें लगती थी, लीची होती थी, आम होते थे, तो आम की चटनी बहुत बनाई है गर्मियों में। ओके। तो सिंपल चीज़ें सीखी है पहले, बिल्कुल सिंपल। फिर सेकंड चीज़ जो सीखी है वो आप यकीन नहीं करोगे, मोमो बनाने सीखे। सेकंड चीज मोमो। उसके बाद चटनी मतलब मोमो चटनी बनाने, से सीधा सीधे मोमोज मोमो, पे। ओके। सीधे मोमो बनाने सीखे हैं। मुझे अभी भी याद है देहरादून की गलियों में जोशी के मोमो होते थे, वो भी बड़े पॉपुलर होते थे। मुझे सब दुकानें याद है जहाँ पर मैं बचपन में गया हूँ। तो मोमो और मोमो की चटनी दोनों के बारे में बात करेंगे अभी। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोई भी अगर इस करियर में जाना चाहता है, ठीक है, जब आपने शुरू किया तब आई एम श्योर कि इस करियर को इतना ज़्यादा महत्व नहीं मिलता होगा, बिल्कुल राइट? लेकिन अभी कोई अगर जाना चाहता है इसमें, तो क्या उनके पास एक यही ऑप्शन है? एक तो मुझे जो समझ आता है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करो एग्जैक्टली, और फिर उसके बाद आगे जाओ। क्या सब लोग यही करियर पाथ चूज करते हैं? तो बहुत सारे तरीके हैं जाने के लिए। मैं आपको इसको ब्रेक डाउन करता हूँ जी, प्लीज। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करते हैं। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होते हैं आपके ताज होटल्स में होता है, राइट? तो वो अप्रेंटिस एक आपको ले लेते हैं। तो उसके लिए कोई आपको प्रोफेशनल कलनरी स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी होटल मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको 3 साल ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं किचन के अंदर। वो अलग अलग किचन डिपार्टमेंट्स में आपको घुमाते हैं, जैसे कॉमिसरी होगी जहाँ पे कटिंग चॉपिंग होती है, राइट? फिर आपको वो हॉट किचन में ले जाएंगे तो करी सेक्शन में डाल दिया, तंदूर में डाल दिया, और भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, सूप सेक्शंस होते हैं, गाढ़ मांझे होता है जहाँ पर आपके सैंडविचेस वगैरह बनते हैं, तो पेस्ट्री हो गई, बेकरी हो गई, तो आपको सारे सेक्शंस में घुमाते हैं 3 साल। तो आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराते हैं वो लोग। ओके। तो वो बहुत ही, मेरे हिसाब से वो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग है। वो हर एक जन को उससे जाना चाहिए। अप्रेंटिसशिप जो होती है 3 साल की, उसमें एक्चुअली आप सीखते हैं। फिर कलनरी स्कूल होते हैं, वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, सिर्फ शेफ गिरी को ही वो प्रमोट करते हैं कि आपको पहले साल आपको वो बेसिक कुजीन्स के बारे में बताएंगे, बेसिक फ्रेंच कुजीन के बारे में पढ़ाया जाता है। सेकेंड ईयर में आपका बल्क कुकिंग होती है जिसमें इंडियन कुजीन के रीजनल कुजीन्स आपको दिखा, और थर्ड ईयर में सारे इंटरनेशनल कुजीन आपको पढ़ाए जाते हैं। बड़ा पहला बेसिक हो गया, फिर बल्क हो गया, थर्ड ईयर सारे इंटरनेशनल कुजीन्स पढ़ाए जाते हैं। तो वो आपका पूरा, और हर कॉलेज का अलग अलग तरीका होता है, बट कलनरी स्कूल जब जाते हैं, और वोकेशनल ट्रेनिंग्स बहुत होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स होती है। आपको 5 स्टार होटल में भेजा जाता है, लाइक ताज में चले गए, ओबरॉयज में चले गए, ललित ग्रुप ऑफ होटल्स में चले गए, आप इंटरनेशनल चेन्स है, मैरियट्स हैं। तो हर जगह पर आपको 6-6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, वो कोर्स की ड्यूरेशन के हिसाब से आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। तो आप ऑन साइट एक्चुअली वर्क प्लेस पे जाकर आप सीखते हैं। तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो एक हो गया कलनरी स्कूल, एक हो गया अप्रेंटिसशिप हो गई जो होटल वाले ही आपको देते हैं, और तीसरा हो गया होटल मैनेजमेंट। ओके। सो होटल मैनेजमेंट बिल्कुल अलग है। होटल मैनेजमेंट में क्या होता है कि अब सब बच्चे ये सोच के आते हैं मुझे शेफ बनना है, लेकिन वहां पे जाके पता चलता है ऐसा कुछ नहीं है। 4 फील्ड्स हैं आपके पास, या तो आप शेफ बन जाओ, या फूड एंड बेवरेज लाइन पकड़ लो आप, थर्ड होता है हाउस कीपिंग, फोर्थ हो गया फ्रंट ऑफ द हाउस। तो फ्रंट ऑफ द हाउस आपका हो गया स्पेसिफिकली लाइक फ्रंट ऑफिस मैनेजर, जो आपकी रिजर्वेशन टीम होती है, जो आपको वेलकम करते हैं, लाइक यू नो, और हाउस कीपिंग जो रूम डिवीजन देखते हैं सारा का सारा, और फिर शेफ्स तो जो किचन में खाना बना रहे हैं, F&B सर्विस जो आपको सर्व कर रहे हैं खाना। तो ये 4 तो आपको चूज करना होता है। लाइक लास्ट ईयर जब कैंपस होते हैं, आप इंटरव्यूज में बैठते हो, तो अगर आप शेफ इंटरव्यूज में बैठे हो तो आप ऑफ कोर्स यू वांट टू बी अ शेफ। तो बहुत कम शेफ बन पाते होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से। ओके। तो सर आपने बताया कि अप्रेंटिसशिप के लिए क्या पैसे मिलते हैं या फिर स्टाइपेंड मिलता है? बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है। अप्रेंटिसशिप करते हैं, स्टाइपेंड पता है, मैं अभी जितना इतने साल मुझे काम करते हुए हो गए, एक तरह से मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा था इतने सालों से अपने फादर के साथ। अप्रेंटिसशिप थी वो, मैं बिल्कुल ऑन द जॉब, पैसे भी नहीं मिल रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था।
तो मैं सीख रहा था काम। Yeah. सो वो अच्छा एक्सपीरियंस था, और वो फिर जाने भी नहीं दिया मुझे। तो वहां पर अप्लाई कैसे करते हैं? जैसे आपने बोला ताज में जाकर के आप एक ये भी करियर पाथ है कि आप Yes. जा करके सीधा वहां पर कुछ टाइम के लिए करो और आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, और 3 साल उसके बाद लिए आपको क्या- फिर एक पोजीशन दे देते हैं, वो अमेजिंग। एक पोजीशन मिल जाती है वो आपको। प्रोसेस कैसे होता है? लोग को मतलब ऐसे किसी को तो नहीं रख लेते नहीं, होंगे ना? हर साल ताज अपने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए कई सीट्स रिलीज करता है। बेसिकली क्या होता है, इंटरनली सबको पता होता है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो अपने फ्रेंड्स को और उनके बच्चों को जो चाहते हैं, दिस इज हाउ इट वर्क। बट ताज के इतने होटल्स हैं, आप कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर इंक्वायरी भी करेंगे होटल में, HR डिपार्टमेंट में, वो भी आपको बताता है कि हम लोग, हमारी ट्रेनिंग इस समय स्टार्ट होती है। तो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं आप, वो बहुत अच्छा तरीका है सीखने का। इवन ओबरॉयज भी कराता है, ओबरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स भी इस तरह के प्रोग्राम्स कराते हैं। सो अच्छा, ये तो हो गया कि हम यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, ठीक है, कि एक तरीका मुझे जो पता था वो होटल मैनेजमेंट के थ्रू, लेकिन अभी आपने क्लियर कर दिया कि उसके थ्रू बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि होटल में आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, इतनी आप होटल्स में जाते हैं तो इट इज़ अ वेरी ग्लैमरस वर्ल्ड। तो लोग कहते हैं यार कि मैं किचन में काम क्यों करूँ, कि यार आई विल बी इन फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं इधर काम करूंगा, आई विल सी दिस। बहुत सारे एक्टर्स आते हैं, लाइक इट्स लॉट ऑफ पॉपुलर पीपल कम टू 5-star होटल्स। तो सबका आफ्टर, जनरली क्या होता है, आफ्टर ट्रेनिंग, जो सेकेंड ईयर में आपको ट्रेनिंग में भेजा जाता है 5-star होटल्स में ट्रेनिंग करने जाते हैं। अब तो आपको सारे डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग कराई जाती है। लोगों को सबसे ज्यादा टफ ट्रेनिंग ही किचन की लगती है, तो लोग आधे लोग को तो इंटरेस्ट वही खत्म हो जाता है। वो कहते हैं नहीं जाना है। आई विल रादर चूज टू बी इन फ्रंट ऑफ द हाउस, और हाउसकीपिंग और फूड एंड बेवरेज। तो शेफ बहुत कम लोग रह जाते हैं, और इट्स अ टफ जॉब इज वेल, मैं तो सबको बोलता हूँ। अच्छा, अब किचन में जो शेफ किचन जो होती है, हाँ जी, वहाँ पर आई एम श्योर कि हायरार्की होती होगी कोई ना कोई। yes. तो वो क्या हायरार्की होती है, थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? बड़ी इंटरेस्टिंग हायरार्की है। तो मैं कभी कभी देखता भी हूँ तो बोलता हूँ यार इतनी कॉम्प्लिकेटेड हायरार्की किसने बना दी है। तो इट्स वेरी फ्रेंच स्टाइल, क्योंकि अगर आप देखो नाम भी बड़े फ्रेंच हैं। सो सबसे पहले तो आपका हो गया अप्रेंटिस, अगर है अप्रेंटिस, ठीक है, राइट। और उसी के इक्विवेलेंट चलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनीज। जैसे आप सेकेंड ईयर में, मैंने बोला होटल मैनेजमेंट से आप जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, उनसे ऊपर होता है कॉमी 3। ओके, कॉमी 3 एक तरह का लाइन कुक होता है, जो कॉमी 3 होता है। उसके ऊपर होता है कॉमी 2, उससे ऊपर होता है कॉमी 1। ओके, ठीक है, उसके ऊपर फिर होता है डेमी शेफ दी पार्टी, डेमी शेफ दी पार्टी। फिर उसके ऊपर होता है शेफ दी पार्टी। फिर शेफ दी पार्टी के ऊपर होता है सीनियर शेफ दी पार्टी, किसी किसी होटल में कभी जूनियर सू शेफ होता है। फिर जूनियर सू शेफ के ऊपर होता है सू शेफ। सू शेफ के ऊपर होता है, अगर मान लो आपके पास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो हर एक रेस्टोरेंट का एक शेफ दी कुजीन होता है, राइट। और उससे ऊपर होगा एक एग्जीक्यूटिव सू शेफ, और एग्जीक्यूटिव सू शेफ के ऊपर होगा एक एग्जीक्यूटिव शेफ, जो आप हैं, जो हेड शेफ है। और उनसे ऊपर भी होते हैं जो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव शेफ्स होते हैं, वो मैं हूँ। सो इट इज बहुत लंबी हायरार्की है, लेकिन काफी सारे होटल्स में स्पेसिफिकली ऐसे किसी ने डेमी शेफ दी पार्टी हटा दिया, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है टू यू नो क्लाइंब अप द लैडर। इट इज लाइक आर्मी, कि इतने सारे डेजिग्नेशन चलते 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 आप एक आपने कहाँ से शुरुआत की थी इस हायरार्की में? मैं बताता हूँ आपको। सो द गुड पार्ट वाज कि मैंने होटल मैनेजमेंट जब किया तो बहुत रेप्यूटेड कॉलेज था। फिर जब मैं थर्ड ईयर में आया तो मुझे तो डे 1 से, नाम बताना चाहेंगे? यस, IHM गुवाहाटी। IHM गुवाहाटी, मतलब पूरे इंडिया में IHM में पूसा के एग्जाम्स होते हैं। सो आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, फिर वो मेरिट होती है, उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलते हैं। सो मैं तो टाइम पे जा ही नहीं पाया था, क्योंकि फादर के साथ मेरा चल रहा था कि जाना है नहीं जाना है। सो मॉम ने मुझे हेल्प किया, तो मैं चला गया। तो गया तो फिर मुझे गुवाहाटी मिला। लास्ट में कुछ बचे नहीं थे कॉलेजेस, तो नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस बचे थे, तो गुवाहाटी मिला मुझे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, चलो आई विल गो टू एग्जॉटिक रीजन जो मैंने कभी देखा नहीं है। 7 सिस्टर्स के बारे में वैसे भी बात करते हैं कि यार कुछ अलग है वहाँ पर, इंग्रेडिएंट्स बड़े यूनिक है। तो मैंने कहा आई एम एट द राइट प्लेस, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो वहाँ पर गया तो थर्ड ईयर में जाकर, मतलब आपको चूज करना होता है, तो थर्ड ईयर में मैंने चूज किया कि मुझे शेफ बनना है। जब मैं एग्जामिनेशन क्लियर करा, फिर कैंपस इंटरव्यूज हुए, तो मुझे काफ़ी जगह जॉब लगी। सो मैंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, एक क्रैश कोर्स होता है आपका। सो वो आपको 2 साल के अंदर
एक ऐसी पोजीशन किचन एग्जीक्यूटिव या जूनियर सूप शेफ की पोजीशन दे दे, तो आपका ये कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1 एग्जैक्टली लाइक एन आर्मी। ओके, आर्मी में आपको लेफ्टिनेंट बना देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसके नीचे के जितने भी ये सूबेदार और वो सब हट जाता है ना। या तो एग्जैक्टली लाइक दैट कि आपने एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कर लिया है आपने 2 साल का, सो नाउ यू आर इक्विवेलेंट टू अ मैनेजमेंट पर्सन इन द किचन। सो वो लेकिन मेरा उससे पहले बहुत ज्यादा ट्रेनिंग हुई है। आपकी तो बचपन से ही हुई है, उसमें पैसे भी नहीं मिले। ट्रेनिंग लंबी चली है। ठीक है, तो हम आगे अभी पूरा कि हम क्या क्या इसकी हायरार्की होती है, कैसे होता है। एक सवाल जो हमेशा मैं सोचती हूँ जब भी मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती हूँ कि इंडिया में सब लोग जानते हैं कि आपका जो खाना है वो उस चीज़ से आप पहचान सकते हो कि कितना खुश होकर के किसी ने बनाया है। इसीलिए हम हमेशा माँ के हाथ का खाना याद करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि किसी की भी खुशी का जो रास्ता है वो पेट से जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो घर पे माहौल अच्छा होता है, हेल्दी रहता है सब, इसीलिए खाना अच्छा होता है। जिस दिन मम्मी का मूड खराब है वो पता भी चल जाता है, ठीक है, खिचड़ी मिल गई आपको। लेकिन रेस्टोरेंट में, क्योंकि आज की दौड़ती भागती जिंदगी में इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, वो स्ट्रेस शेफ को भी होता होगा। उनके जो लाइन वाला जो आपने पूरा बताया हायरार्की, किसी ना किसी को रहता होगा। आप उस स्ट्रेस को प्लेट पे आने से कैसे रोकते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूंगा। भगवत गीता में लिखा है कि आपके इमोशंस खाने के थ्रू ट्रैवल करते हैं सामने वाले के लिए, ठीक है। तो ये मुझे बात बहुत पहले से पता है। तो मैं ये हमेशा से, जब टीम मेंबर्स की हमारी मीटिंग भी होती है, मतलब एवरी डे वी डू मीटिंग्स, तो उस मीटिंग्स में हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि जब आप खाना बना रहे हैं, खाने के टाइम पे सब स्ट्रेस घर छोड़कर आना है, चाहे कुछ भी हुआ हो। यहाँ पर विद अ स्माइलिंग फेस आपको काम करना है और आपको बहुत ही खुशी से खाना बनाना है। तो प्रोसीजर बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जब भी मैं आता हूँ तो मेरे को सबसे पहले खुश होना बहुत जरूरी है। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, लेकिन वो काम पे नहीं आ सकता। तो ये तो मेरी अपने आप से ही लड़ाई है कि काम पे स्ट्रेस नहीं लाना है। जब मैं काम पर आता हूँ तो मैं हमेशा स्माइलिंग होता है। लोग मुझे यही बोलते हैं कि आपकी एनर्जी बड़ी इन्फेक्शियस है। आप आते हो लाइक आप सब खुश रहते हैं यहाँ पर। I can feel your energy here also. बिकॉज मैं मेडिटेट करता हूँ एवरी मॉर्निंग। प्लेट में आपके क्वेश्चन तो यही है कि प्लेट में स्ट्रेस आता ही नहीं है, क्योंकि ये प्लेट में जो खाना है वो बहुत सुंदर है। बिल्कुल। तो ये सारा सेंसरी एक्सपीरियंस होता है, यू नो, इट्स ऑल अबाउट सेंसेस। तो हम लोग 5 सेंसेस में रुकते भी नहीं है। तो हम लोग हमेशा मोटो भी यही है कि वी हैव टू टिकल योर 6 सेंस। वो कैसे करेंगे हम लोग? एक तो हम अच्छे दिल से खाना बना रहे हैं और वो ट्रांसलेट होता है थ्रू द सर्वर, जो आपको एक ग्रेट स्टोरी टेलिंग बताता है, खाने का बैकग्राउंड बताता है कि शेफ कौन सी जर्नी में कहाँ से ये रेसिपी उठाई, ये ग्रैंड मदर की रेसिपी है, उनकी है। तो वो बड़ा ट्रांसलेट होता है और फिर उससे आप डाइनर्स का दिल जीत लेते हो। तो वो दैट इज टिकलिंग द 6 सेंस। वो दिल को छूना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं किया तो एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं होता मेरे हिसाब से। बिल्कुल। आप खाने में टेक्सचर्स डाल दोगे, आप जैसे किसी चीज के अंदर बाइट करते हैं तो आप यू हेयर इट, तो वो आपके 5 सेंसेस एक्टिवेटेड रहते हैं। लाइक आंखों से देखा, कहते हैं ना, ईट विद योर आईज, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको 6 सेंस टिकल करना है, तभी एक्सपीरियंस कंप्लीट होता है। हम उसकी तरफ बहुत ज्यादा काम करते हैं। यू हैव टू टेक इट टू अ नेक्स्ट लेवल। और एवरी डे लोग कहते हैं प्रेशर होता है यार कि आप यू नो लाइक आप नई नई डिशेस बनाते हैं, नई नई चीज़ें बना रहे हैं, आप एवरी डे नए नए एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं आप। सो प्रेशर तो होता होगा। मैंने कहा प्रेशर घर पे होता है, यहाँ नहीं होता। मैंने कहा यहाँ तो हम एंजॉय करते हैं, ये तो हमारा प्लेग्राउंड है। अगर यहाँ पर ही प्रेशर होने लग गया तो फिर कैसे काम चलेगा? सो हैप्पीनेस होता है, लेकिन एवरी डे इज नॉट द सेम। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि एवरी डे इज नॉट द सेम। कभी कभी बुरा भी लगता है किसी चीज़ों का। लोग सोशल मीडिया में जाके कुछ लिख देते हैं जो आपकी क्रिएशन है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो मुझे लगता है कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स। परफेक्शन तो कहीं है ही नहीं। बिल्कुल। परफेक्शन की तरफ आप काम कर सकते हैं, लेकिन परफेक्शन तो एग्जिस्ट करती नहीं है। बिल्कुल। दैट्स व्हाट आई थिंक। थैंक यू। इतना ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, क्योंकि ये सच में बहुत सिंपल आपने बताया कि आप सबसे पहले जो आपने शुरुआत की थी कि आप एक ह्यूमन बीइंग अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं उस प्लेट पे भी दिखता है जब आप जाते हैं। मुसाफिर रेस्टोरेंट की थोड़ी सी बात करेंगे। बिल्कुल। कि इट्स अ जर्नी एज यू टेल, और आज हम सफरनामा में हैं जो एक जर्नी ही दिखाता है। सो
आपके रेस्टोरेंट को, मुसाफिर को अभी मिशेलिन स्टार मिला है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन बहुत सारे लोगों को मिशेलिन स्टार होता क्या है वो नहीं पता। बिल्कुल, आपसे मैं सुनना चाहूंगी कि मिशेलिन स्टार क्या होता है। बिल्कुल। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा मिशेलिन का। बिल्कुल सर। सो मिशेलिन अगर आप देखें एक टायर कंपनी है एग्जैक्टली इन फ्रांस। मैं फ्रांस से थोड़ा आई सा है, ऐड करती हूँ yes. इसमें, क्योंकि मिशेलिन का नाम सुनते हैं ना तो यह टायर की वो आता है, क्योंकि Exactly. तो क्या टायर, मिशेलिन टायर और मिशेलिन स्टार दोनों सेम ब्रांड है? सेम है। मतलब उन्हीं का ही स्टार रेटिंग्स बनी है। मैं आपको बता दूं कि टायर कंपनी थी फ्रांस में। सो फ्रांस में 1900s में तो बहुत सारे लोग जो ड्राइव करते थे हाईवेज पे, लाइक स्मॉल राउट्स पे, Yeah. तो वो क्या करते थे कि मिशेलिन वालों ने अपनी एक गाइड बनानी शुरू करी। एक बुकलेट होती थी, उसमें वो स्टार रेटिंग्स के वो रेस्टोरेंट डाल देते थे कि 1 स्टार है यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा खाना मिलेगा, मतलब स्टैंडर्ड होगा, ये होगा, 2 स्टार है, 3 स्टार है, मिशेलिन रिकमेंडेड है, जो भी है। सो वो एक गाइड होती थी छोटी सी, वो जो बनाई गई थी, जो लोग ट्रैवल कर रहे थे उनके लिए वो गाइड बनाई गई थी उस टाइम पे। तो उसके बाद ये इतनी पॉपुलर हो गई कि पूरे यूरोप में फैली, फिर ये एशिया आई, मतलब अमेरिका आई, साउथ अमेरिका गई, अब तो पूरे वर्ल्ड में है। सो अब इसके लिए मतलब एज अ शेफ ये हाईएस्ट ऑनर होता है एक शेफ के लिए। Yeah. कि मतलब हर कोई शेफ इसके लिए ड्रीम करता है, जैसे कहते हैं ऑस्कर मिल गया किसी एक्टर को, बिल्कुल, ये हमारा ऑस्कर है ये। बिल्कुल। कहते हैं कि यार कि हर एक शेफ मतलब मुझे जितना पता है कि सबका ड्रीम होता है कि यार एक दिन एक मिशेलिन स्टार जीतना है। सो ये तो गाइड के बारे में हो गया कि अब क्या होता है कि गाइड कैसे जाती है जगह पे। जैसे मैं टेक्सास के बारे में बात करूंगा, राइट। अगर टेक्सास में गाइड का क्या था कि रोल, तो वो काफी टाइम से अटकलें चल रही थी कि यार अब आएगी गाइड। टेक्सास में गाइड नहीं थी स्टेट के अंदर। सो जब अनाउंसमेंट हुई गाइड की, राइट, तो उन्होंने पहले डेमोग्राफिक्स देखा कि यार कि कितनी डाइवर्सिटी है, जो भी है, तो उसके बाद गाइड लिखी जाती है। सो हर स्टेट की, हर कंट्री की गाइड अलग होती है। जैसे टेक्सास में बारबेक्यू बहुत पॉपुलर है, तो उन्होंने बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स को भी मतलब उतना कहते हैं ना कि तजब्बुर दिया है कि नहीं यार कि इनको रखना है गाइड में, क्योंकि ये शोकेस करता है टेक्सास को। आप थाईलैंड में जाएंगे तो स्ट्रीट वेंडर्स को भी मिशेलिन दिया हुआ है उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि स्ट्रीट फूड थाईलैंड में बहुत पॉपुलर है। तो हर जगह की जो गाइड होती है ना वो अलग तरीके से लिखी जाती है, क्योंकि जिस तरह के रोड्स हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह का डेमोग्राफिक्स है वहाँ पर, ज्योग्राफिकली कैसे लोकेटेड है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है गाइड के लिए कि डिटरमाइन करना कि किस जगह पर किस तरह की गाइड लिखी जा रही है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और इसमें बोलूँगा कि मिशेलिन चलता कैसे, अवार्ड्स कैसे होते हैं। सो एक तो होता है मिशेलिन रिकमेंडेड रेस्टोरेंट, जिसमें आपके मतलब आप गाइड के अंदर हैं, मतलब मिशेलिन इंस्पेक्टर्स आए थे, उन्होंने देखा आपका खाना अच्छा है और आप रेकमेंडेड हैं। फ्यूचर में आपको या तो बिब गुरमांड मिल सकता है या आपको स्टार मिल सकता है, वो रेकमेंडेड हो गया। एक तो अवार्ड हो गया। फिर होता है बिब गुरमांड होता है कि आपके प्राइसेस आपके खाने को एक तरह से जस्टिफाई करते हैं और आपने बहुत हाईली प्राइस नहीं हो, आप उस खाने में आप अच्छी क्वालिटी खाना दे रहे हो, उस पैसे में आप अच्छी क्वालिटी का खाना दे रहे हो, वो हो गया बिब गुरमांड। फिर स्टार होता है हाईएस्ट ऑनर। अगर स्टार होता है, अभी तो बहुत सारे अलग अवार्ड्स आ गए, अभी ग्रीन स्टार आ गया कि सस्टेनेबल कौन सा रेस्टोरेंट है, लोकल प्रोड्यूस यूज कर रहे हैं, आप मेक श्योर कर रहे हैं कि आप टेक्सास की प्रोड्यूस यूज कर रहे हो। तो अभी ग्रीन स्टार नया कॉन्सेप्ट आया 1 साल से गाइड के अंदर। और जो मैंने बोला स्टार, 1 स्टार होता है, 2 स्टार होता है और 3 स्टार्स होते हैं। तो एक बार आपको 1 स्टार मिल गया तो आप थ्राइव करते हैं कि यार सेकंड मिले और फिर थर्ड मिले, तो बट थर्ड मिल जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, स्टार मिलना, अपनी मेहनत करी, आपको मिल गया, उसके बाद जो मेंटेन करना है, एग्जैक्टली मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको मिला है ये एक ऑनर है, लेकिन जो वहां पर कस्टमर आ रहे हैं, अगर वो आज से आपको अभी लाइक लास्ट ईयर मिला अगर, तो वो अगले साल भी आ रहे हैं, तो उस एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं कि ये मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट, तो यहाँ का अलग ही बार होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मिशेलिन स्टार जो स्टार मिलता है वो रेस्टोरेंट को मिलता है, और जो शेफ हेड कर रहा होता है वो मिशेलिन स्टार शेफ होता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके। सो ये हमेशा लोगों को लगता है कि ये शेफ को मिला। ऑफ कोर्स शेफ हैज वर्कड वेरी हार्ड, क्योंकि जो 1 स्टार होता है उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। उसमें देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ द फूड नंबर 1 होता है, सेकंड होता है पर्सनालिटी ऑफ द शेफ, कि शेफ क्या सोचता है उन डिशेस के पीछे 1 स्टार मिलने के लिए। क्राइटेरिया को आपको टिक करना होता है सारे के सारे, तब जाके आपको 1 स्टार। पर्सनालिटी का आपका यहाँ पे मतलब उसके लुक्स से है या फिर उसके काम से है? उसके काम से है, नथिंग टू डू विद द लुक्स।
उसमें शेफ की पर्सनालिटी खाने में कैसे निकल कर आती है। अब जैसे शेफ का थॉट प्रोसेस है, जैसे मेरा थॉट प्रोसेस है कि टू रिप्रेजेंट एंटायर इंडिया अंडर वन रूफ, मुसाफिर का कॉन्सेप्ट ही है, इट्स बेस्ड ऑन अ जर्नी। सो वो कैसे प्लेट के ऊपर मैं दिखा पा रहा हूँ वो बड़ा ज़रूरी है। कि जैसे हम लोग बहुत सारे स्पाइसेस, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इंडिया से लेकर आते हैं, राइट, तो वो थॉट प्रोसेस क्या है। अगर शेफ प्लेट पे, जैसे मैंने बोला कैनवस है और मैं प्लेट कर रहा हूँ डिशेस, राइट, तो मेरा जो प्रोसेस है डिशेस, मैं ड्रीम करता हूँ डिशेस। तो आप मेरी जो प्लेटिंग देखेंगे बहुत ज़्यादा, जितनी भी वो हर एक मेरा ड्रीम है जो मैंने प्लेट पे उतारा। तो मैं रात को जब सोता हूँ तो आई बम्बार्ड माई हेड विद लॉट ऑफ थॉट्स कि इस डिश के बारे में। और जब सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे ड्रीम्स आते हैं, सो उन ड्रीम्स को मैं रियलिटी में करता हूँ और इट हैपेंस टू मी नेचुरली। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं सारी डिशेस जो आप प्लेटिंग देखते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे और रेस्टोरेंट में जब आते हैं, वो सारी की सारी प्लेटिंग 90% मैंने ड्रीम्स में देखी है। आपको जो जाना जाता है आपके इंडियन फ्लेवर्स को Yeah. यहाँ के जो कुजीन है उसमें मैच करता हुआ, कि मतलब ठीक है जो इंडियन टेक्निक्स हैं लेकिन मॉडर्न जो कुजीन है उसके साथ कैसे ब्लेंड करना है वो आपकी प्लेट पे दिखता है। Yes, yes. आप कैसे इंडियन वाले जो हमारे रूट्स हैं उनको पकड़ के आप मॉडर्न टेक्निक्स में ब्लेंड कर पाते हैं? Yeah. सो एक्चुअली मेरे प्रोफेशनल एजुकेशन इस तरह का रहा है। पहले तो मैंने काफ़ी सारी यूरोपियन टेक्निक सीखी है, क्योंकि आई वाज अ ट्रेन फ्रेंच एंड इटालियन शेफ ऑल्सो। वो मेरा बैकग्राउंड रहा है, मैंने उसमें ट्रेन किया है, उसमें उन दोनों कुजीन में परसू किया है। सो टेक्निक्स तो सब थी, लेकिन अपनी जो रूट्स है वो बहुत स्ट्रांग है। हमारा खाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हर कोई बना भी नहीं सकता। एक गोरा शेफ, हम गोरे का खाना बना लेंगे, गोरा हमारा खाना नहीं बना सकता, इतना मुझे पता है, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। हम बचपन से देखते हैं, हमारे इतने ज़्यादा कहते हैं ना परत है खाने में, लेयर्स इतनी है खाने में, गोरा पकड़ ही नहीं पाएगा। स्पाइसेस को समझना इतना मुश्किल है, वो कैसे समझेगा कि कूलिंग है, वार्मिंग है, डाइजेस्टिव स्पाइस है, कौन से सीजन में कौन सा यूज़ होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसको ब्लेंड करेंगे या हम इसको होल डाल देंगे, तेल को फ्लेवर करना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, हर किसी के बस की बात ही नहीं है। इट्स अ साइंस इन इटसेल्फ, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, क्योंकि लेयर के लेयर खाने में है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो हमें यूएस के बाहर से देख रहे हैं, Yes. या फिर मैं कहूँ ह्यूस्टन के बाहर से, उन्हें शायद मुसाफिर रेस्टोरेंट के बारे में ना पता हो। Yeah. अगर आप बताना चाहें मुसाफिर रेस्टोरेंट, उसकी जर्नी कैसे आई, क्योंकि मुझे जो Yes. पता है कि आपने बहुत सारी स्टेट्स कवर किए Yeah. और वहाँ की हर एक स्पेशल चीज़ ढूंढ के आपने मुसाफिर रेस्टोरेंट में डाली है। Yeah. इनफैक्ट जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में तो जो चीज़ अट्रैक्ट करती है, वहाँ एक बहुत बड़ा स्टैचू है और वो एक लेकर के एक मुसाफिर का स्टैचू है, राइट? Exactly. बहुत ही कह सकते हैं कि आप जाकर के देख सकते हो, आप उसे जुड़ सकते हो। Exactly. इट इज़ वेरी रूटेड। Yeah, very rooted, deep rooted है। बिल्कुल, आप वहाँ की फील अलग है, फील अलग है। वो क्या उस जर्नी से आई है? बिल्कुल, जो बिल्कुल। आपने की है। तो जर्नी का जो आइडिया आया था वो 2016 में बॉर्न हुआ था, जब मैं शम्मी और मिट्टू जो ओनर्स हैं रेस्टोरेंट के, उनसे मिला था। सो हम तीनों का एक ही विजन था कि इंडियन कुजीन को वर्ल्ड मैप में लाना है, कैसे भी करके वी हैव टू डू जस्टिस टू द कुजीन एट द वर्ल्ड मैप। जो रिप्रेजेंटेशन सही से बहुत सारे शेफ्स ने करी भी है और बहुत सारे शेफ्स ने नहीं भी करी है। तो वो रिप्रेजेंटेशन करना बहुत ज़रूरी था कुजीन का उस लेवल पे। यू नो लाइक तो हमें कोई ये ना बोले कि यार इंडियन खाना चीप खाना होता है, लाइक वो नहीं, वो टैग मार्क चाहिए ही नहीं। हमारा इतना कॉम्प्लीमेंट खाना कैसे चीप हो सकता है यार, कैसे हो सकता है? वो जर्नी का विजन ही वहाँ से स्टार्ट हुआ। खाने की जो आर्ट होती है वो मैंने मुसाफिर में देखी थी जब मैं गई थी वहाँ डाइनिंग, स्पेशली जब मैं अपने एक सेलिब्रेशन के लिए ही गई थी। जब डेजर्ट मंगाई, वो फ्लावर पर जब आपने ऐसे ऊपर से सॉस डाली और वो ऐसे ब्लूम होता है, ओह माय गॉड, अमेजिंग। यस, सो ये आप लेकर आते हैं ये अलग अलग जगह से। सो यस, प्लीज कंटिन्यू। सॉरी, मैं एक्साइटमेंट में रुक नहीं पाई। एक्साइटिंग तो कॉन्सेप्ट एक्साइटिंग है जी सर। सो तो वापस अगर मैं जर्नी पे जाऊं, तो जब जर्नी स्टार्ट हुई तो तब 29 स्टेट्स होते थे इंडिया में, इसलिए हमेशा बोलते 29 स्टेट्स की जर्नी है। कभी कभी लोग हमें करेक्ट करते, नहीं अब तो 28 स्टेट्स आएगी। मैंने कहा लेकिन जर्नी तो 29 स्टेट्स की करी थी ना, तो इट विल ऑलवेज बी 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो जब और सारी 29 स्टेट्स करी हैं, इट टुक अस 2 years। हम उसको 100 day जर्नी देते, क्योंकि आई यूज्ड टू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन।
मैं बीच में ब्रेक लेता था, सारी रेसिपी टेस्ट करता था। तो जर्नी का प्लान कैसे होता था, अगर केरला जाना है तो केरला उस सीजन में जाया जाता था जब वहाँ पे हार्वेस्ट हो रहा है, हार्वेस्टिंग सीजन है। तो आप बहुत सारी चीज़ें आप नेचर से कनेक्ट कर पाते हो। आप हार्वेस्टिंग सीजन के हिसाब से बहुत सारे फेस्टिवल्स उसके अराउंड होते हैं, तो आप एक नई तरीके का खाना देख सकते हो। तो जर्नी प्लान ऐसे होती थी, हर स्टेट की जर्नी इस तरीके से प्लान हुई है। जैसे मैं फिशिंग ट्रिप्स मैंने करे हैं अरेबियन सी में, तो मैं मालवन गया जो महाराष्ट्र का एक गोवा से लगता हुआ बीच टाउन है, और फिर वहाँ से आप पूरी कोस्टल बेल्ट है काफ़ी बड़ी, कोंकण बोलते हैं उस रीजन को, पूरा गोवा भी कोंकण बीच में आता है और मालवन भी कोंकण बीच में रत्नागिरी तक चले जाता है, जहाँ पर अल्फांसो मैंगो बड़े पॉपुलर है। सो वो उस जगह पर मेरी वाइफ एक्चुअली मालवन से आती है। तो जब वहाँ गया तो हमने पूरा अरेबियन सी में पूरी फिशिंग करी, फिशरमैन के साथ गए, बहुत सारी अलग अलग, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। आप नेट डालो, आप इतनी सारी मछलियाँ आती है, उसको आप सेग्रीगेट करते हो। ओशन तो गिफ्ट देता है आपको, राइट, उसकी सेग्रीगेशन होती है। फिर उन्होंने बोला अरे भूख लगी होगी, यहीं पे कुछ बना लेते हैं, तो वो बोट में उन्होंने कुछ फटाफट मसाला डाल के बनाया और इट वाज सो मच फन, मज़ा ही आ गया। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइक वो जो फिशिंग का एक्सपीरियंस था। और जब वापस गए हैं शोर पे तो फिशरमैन की बीबी का रेस्टोरेंट था, तो उन्होंने उसी जो फ्रेश फिश थी उसकी उन्होंने करीज बनाई, फिश फ्राई बनाया, इतनी सारी चीज़ें बनाई। मैंने बोला इतना अच्छा खाना है कि मैं महाराष्ट्र का एक नया रूप देखा मालवनी कुजीन के थ्रू। सो बहुत इंटरेस्टिंग था, इतनी चीज़ें बनाते हैं वो लोग वहाँ पर, और इतने इंटरेस्टिंग। कोकम एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट है जो वहाँ पर आपका फिश करीज में यूज़ होता है। तो और वो कोकम भी, अगुड़ जो रहता है वो थोड़ा खट्टा होता है, बिल्कुल सावर यूज़ होता है ताकि खटास आए फिश करी में। बहुत इंटरेस्टिंग है। और इतनी सारी चीज़ें बनती है वहाँ पर, मतलब एक वो हो गया। फिर आपके आम जो होते हैं, बड़े टेस्टी आम होते हैं वहाँ के अल्फांसो। जब वो रॉ फॉर्म में होते हैं तो वो आम की एक तरह की चटनी टाइप की बनाते हैं, कुछ नहीं होता है, वो होल आम के वो छिलके निकाल देते हैं, राइट, और उसको वो पकाते हैं और उसके बाद मसाले डालते हैं और उसको खाया जाता है फिर चावल के साथ। किस तरह के मसाले उसमें मिला देते हैं? तो उनके मालवनी स्पाइस ब्लेंड होता है। तो हर फैमिली की अपनी रेसिपी है। एक कागज होता है, उसमें सारे मसाले लिखे रहते हैं, तो उसमें वो उनके हर वो हाथ से लिखा, और वो मराठी में लिखा है सब कुछ। उसमें उनका वेट डाला जाता है, वो सारा का सारा मसाला लेके जाया जाता है, और एक पीसने वाले लोग बैठे होते हैं, तो उनके पास पिसवाया जाता है मसाला। तो हर फैमिली की अपनी एक सीक्रेट रेसिपी है, हर फैमिली की अपनी रेसिपी है वहाँ पर। और इतना ज़बरदस्त मसाला, उसके अंदर प्रिजर्वेशन के लिए ऑयल डाला जाता है ताकि मसाला प्रिजर्व्ड रहे। तो एक तो वो रीजन हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग था। और बाकी कश्मीर गए, मज़ा ही आ गया। वाजवान बहुत बड़ा बैंक्वेट होता है, 36 डिशेस सर्व होती है, बैठ के खाना खाया, बनाया, गुश्ताबा बनाया, उनके साथ वो लाइक नदरू, जो लोटस की रूट्स होती है, वो लोटस लिली जो होता है उसकी रूट्स होती हैं, उसकी ग्रेवी बनाई, और कबाब्स बनाए वहाँ पर। उनके साथ राइस बनाते हैं, वो तबक मांस बनाते हैं। तो मतलब इतना एक्सटेंसिव कुजीन है ये। तो मैं सिर्फ, फिर वहाँ की बेकरीज इतनी पॉपुलर है, कश्मीर की बेकरी इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि आप मॉर्निंग में निकल जाओ तो ये तंदूर जो होते हैं वो थोड़ी हल्की हीट पे होते हैं, तो उसकी जो वॉल्स होती है उसके ऊपर ये सारी की सारी ये सुबह मॉर्निंग बेकरीज की ब्रेड लगाते हैं। शीरमाल हो गए, और लाइक सुबह सुबह जाए बाकर खानी हो गई, इतने सारी ब्रेड्स मॉर्निंग में आपको मज़ा आ जाएगा खाने में। पॉपी सीड लगी होती हैं ऊपर, और सुबह सुबह 5 बजे आप जाएंगे, और आप ना वहाँ पर ये फ्लोटिंग मार्केट्स है, डल लेक पे फ्लोटिंग मार्केट से आप अंदर चले जाए डल लेक से, तो वो आपकी बोट रुकेगी आपको, तो आपको बोलेगा इधर बेकरी है, आप उधर से खाएं। आप वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, आप वहाँ पर सब्जियां खरीद सकते हैं, ज्वेलरी भी बेचते हैं आजकल तो मतलब अलग लेवल पे कुछ चल रहा है। तो मैं तो बड़ा फैसिनेट हो गया था कश्मीर से। लेकिन कश्मीरी पंडित का खाना मैंने भी बहुत बहुत सुना है, उसके बारे में मैंने मौका नहीं मिला कभी खाने का, लेकिन मैंने सुना बहुत है। बहुत ज़बरदस्त खाना है कश्मीर का, खाना बहुत अच्छा है। ऐसे ही आप हिमाचल में चले जाए तो धाम होता है हिमाचल में जी, वो भी बैंक्वेट है जी। अब वहाँ पर बोटी एक शेफ होता है, तो बोटी एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली का एक इंडिविजुअल होता है जो खाना बनाता है। अब वहाँ पर चिरोटी बर्तन होते हैं बड़े बड़े, जो पतले मुंह वाले, नीचे से पूरे बड़ी बड़ी हांडियाँ टाइप की होती हैं। तो पहले नाली बनाई जाती है, हर फंक्शन होता है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, खुशी का मौका है, मुंडन है, या किसी की डिमाइज हो गया है, तो जो वो बोटी है वो उतना ही इमोशनल होता है। अगर खुशी का मौका तो खुश होकर खाना बनाता है वो,
और वो ना पूरे एक नाली टाइप की बनाते हैं वो, उसमें वो लकड़ियां डाल देते हैं, उसको लकड़ियां उसके अंदर वो ऐसे करके बर्तनों को फंसाते हैं, तो बर्तन जले ना, वो क्या करते हैं मिट्टी का लेप लगाते हैं बर्तनों के ऊपर, ओके। और फिर उसके अंदर पूरा सात्विक खाना बनता है, पूरा सात्विक खाना बनाया जाता है उसके ऊपर। सेपू बड़ी होती है, आपको कद्दू का मीठा मिल जाएगा, वो पूरा एक प्रॉपर जो हिमाचल में प्रथा चली आई है वो अब तक फॉलो होती है, अब तक होती है। जैसे हमारे यहाँ पहाड़ में भड्डू होते हैं, वो बर्तन होते हैं बड़े बड़े, वो बिल्कुल सिमिलर बर्तन है, वो स्टाइल उत्तराखंड में भी बड़ा पॉपुलर, उसको धाम नहीं बोलते हैं बस। सो मतलब ये सिमिलर पहाड़ी इलाके में ना है, और वो पूरा वेजिटेरियन खाना है, और पंगत में बैठाते हैं लोगों को नीचे ज़मीन में, और क्या खाना है, मतलब मज़ा आ जाता है। राइस के साथ पहले एक चीज़ आएगी, फिर दूसरी चीज़ आएगी, तो वो जो कहते हैं ना कि जो 6 रस हैं हमारे आयुर्वेदा में लिखे हैं, उन सबको एक्टिवेट कर देते हैं वो। तो वो उन 6 रस के हिसाब के फाउंडेशन के हिसाब से ही वो, मैं मंडी में था वहाँ पर हिमाचल में, तो मंडी में मैंने मंडियाली धाम खाई बैठ के, तो मज़ा आ गया। तो ये आपने जब आप मंडी में बताइए मंडी में थे, तो वहाँ पर जो नॉर्मल मार्केट होता है वहाँ जाके, या फिर किसी और अलग जगह पर जहाँ पर बेसिक कुकिंग, जैसे आपने बताया था वो सी वाला महाराष्ट्र वाला, राइट, ऐसा कुछ वहाँ का? और वहाँ पर तो मार्केट है आपके, आप जाते हैं सुबह तो आपको सब कुछ मिलता है, और सारे कि जितने भी हैं कि जितने भी लोकल फार्मर्स होते हैं वो अपना एक मंडी लगाते हैं, फ्रेश बिल्कुल फ्रेश होता है, बिल्कुल फ्रेश सब्जियां होती हैं, दालें होती हैं, छोले होते हैं जो वहाँ पर बिक रहे हैं। और आपका तो मज़ा सबसे ज़्यादा क्या है कि वो कद्दू जो घर की बेलों पे लगा हुआ है, वो थोड़ा सा वो मैच्योर करते हैं उस कद्दू को, तो बचा के रखते हैं कि उसका कद्दू का मीठा बनेगा। और वो कद्दू का मीठा रसगुल्ले से भी ज़्यादा टेस्टी है, वो जो बनता है बड़ी लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं वो लोग, और क्या मज़ा आता है उसका, और चावल के साथ खाया जाता है वो। एक पहले मूवी आई थी, एक बहुत राजेश खन्ना की मूवी है बावर्ची, अच्छा, पता नहीं आपने देखी है नहीं देखी। बावर्ची मूवी में एक डायलॉग है कि किसी को आता हो तो वो कद्दू को भी सूरमा बना दे, सूरमे को कद्दू बना दे। अच्छा, पंजाब में देखें तो अगर एक जैसे कि हम छोले कुलचे अगर आप कहीं पर भी चले जाओ पंजाब में, आप उसके गोल्डन टेम्पल के बाहर निकलोगे आपको वही दिखेंगे, बहुत मिलते हैं। ठीक है, दिल्ली की साइड थोड़ा सा अगर जाए तो दिल्ली में वैरायटी ऑफ कुजीन हो गया है, एग्जैक्टली है ना। द रीजन मे बी कि पार्टीशन के बाद बहुत सारे लोग इधर से उधर हुए, उसका भी नहीं, उससे पुराना है इतिहास। ओके, दिल्ली 7 बार तबाह हुई है और 7 बार बसी है, बिल्कुल। तो इस वजह से इतना इन्फ्लुएंस दिल्ली में आया है। हिस्ट्री अगर आप उठा के देख ले, इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है दिल्ली के ऊपर। सो दिल्ली अगर आप देखें ना, जो पुरानी दिल्ली है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जामा मस्जिद वाली साइड होगी जो नॉन वेजिटेरियन डिस्ट्रिक्ट है, और एक है पूरी जो आपकी पराठे वाली गली हो गई, और आपकी ये जो दरियागंज वाला एरिया हो गया, फिर ये आपकी खड़ी बावली होगी जो मसाले वाली होगी जगह, ये सारा का सारा एरिया वेजिटेरियन इलाका है, पूरा का पूरा मोस्टली मतलब वेजिटेरियन इलाका है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग है दिल्ली। 2 पार्ट्स में बिल्कुल आपको दिखता है क्लियर सिग्निफिकेंस। जामा मस्जिद आपको निहारी और ये सब मिलेगा, आप कबाब्स वगैरह मिलेंगे, आप कोरमे मिलेंगे। दूसरी साइड आप चले जाओ तो बिल्कुल चेंज हो जाता है, पूरा वेजिटेरियन खाना है वो, क्योंकि वहां पर सारे बिजनेसमैन थे। खड़ी बावली इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पाइस मार्केट्स इन एंटायर एशिया। वो स्टॉक एक्सचेंज की तरह काम करता है, तो हर दिन मसाले का रेट चेंज होता है वहां पर। तो वहां पर जो थे ये दुकानदारों, उनका टाइम ही नहीं होता था क्योंकि बिजनेस रन कर रहे थे। तो क्या होता था कि जो हॉकर्स होते थे स्ट्रीट, इन्होंने चाट बेचना शुरू किया। चाट वाले कहाँ से आए? बनारस। चाट की इजाद बनारस में हुई है, वहां से दिल्ली आए जी। इनको दिखा यार कि यहाँ सारे बिजनेसमैन बैठे हैं जी, उनके पास टाइम नहीं है, तो ये स्ट्रीट हॉकर्स का कॉन्सेप्ट दिल्ली में स्टार्ट हुआ, बेचने का चाट वाट, और ये काफी साल से है, काफी सालों से चल रहा है वहां पर। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि चाट के अलावा आपको बहुत कुछ मिलता है वहां पर। पराठे वाली गली चलना तो इतने तरह के पराठे हैं, तो मीठे भी पराठे मिलते हैं। पहले मुझे लगता था, जब तक मैंने देखा नहीं था, तल रहे हैं वहां पराठे। हाँ, ऐसा नहीं है आपको ऊपर से घी लगा के जो आलू टिक्की की जो वो होता है ना तवा, जो डीप तवा होता है, उसके अंदर पराठा फ्राई होता है, उसका वही है। और उसका उनका टिपिकल है कि एक सब्जी मिलेगी, एक आलू की सब्जी होगी, कद्दू होगा, थोड़ी सी आपकी ये अचार होंगे, अलग अचार भी बड़े वैरायटी के देते हैं, अलग अलग जाएंगे आपको अलग अलग तरीके के अचार देंगे उसके साथ, और बहुत जबरदस्त। और ऐसे पराठे मैंने कहीं नहीं खाए जो पराठे वाली गली में पराठे मिलते हैं, तो वो तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। टकाटक पराठा भी आपको मिल ही जाएगा वहां पर। वो टकाटक क्या है कि वो क्योंकि वो आवाज आती है, वो जो आवाज आती है ना जो तवे के ऊपर, तो टकाटक पराठा है, तो नाम उससे पड़ा है।
मुसाफिर पूरा 29 स्टेट घूम के आया और उसने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना दिया मुसाफिर, और यहाँ पर हर जगह के लोग आ रहे हैं, मतलब इंडियंस के अलावा यहाँ के लोग भी जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। कई बार रिजर्वेशन भी नहीं मिलता है, कई बार ऐसा होता है। ये आप कैसे कर पाए? इट्स मतलब ये एक कॉम्प्लीमेंट है हम इंडियन कुजीन को जो पसंद करते हैं लोग, हम इंडियंस के लिए, कि हमारी कुजीन को ऐसे लोगों के सामने लाने वाला भी एक रेस्टोरेंट है यहाँ ह्यूस्टन में। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, ये जर्नी जैसे जब मैंने बोला कि जर्नी का जब आइडिया स्टार्ट हुआ था जी, कि भैया जर्नी करनी है, 29 स्टेट्स में जाना है, तो एक ही एम था कि अंडर वन रूफ सारे कुजीन्स को एक साथ सेलिब्रेट करना है। जो बहुत हार्ड एक ऐसा रेस्टोरेंट फाइंड करें, तो या तो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा आपको या नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा, एक रेस्टोरेंट ढूंढना बड़ा मुश्किल है जो सारे कुजीन्स को एक रूफ के नीचे सेलिब्रेट करना है। और ब्यूटी पता है क्या है, हमारे पास 11 शेफ्स इंडिया से काम करते हैं जो अलग अलग रीजन से हैं, अलग अलग रीजन, वो जो डाइवर्सिटी किचन के अंदर भी है। ऑफ कोर्स कुजीन में डाइवर्सिटी है, ऑफ कोर्स मैं जर्नी पे गया, लेकिन ये शेफ्स भी अलग अलग रीजन से जो कंट्रीब्यूट करते हैं। कब ऑफ कोर्स नाम एक शेफ का आता है, लेकिन उसके पीछे के टीम मेंबर्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो इतनी बड़ी टीम उस चीज को, वन पर्पस को लाने में हेल्प करती है। सो इट्स एवरीबॉडीज एफर्ट। और जब ये एफर्ट जब साथ में आता है, और जब हमने ये रेस्टोरेंट बनाया तो हमने पहली चीज़ ये देखी कि यार रेस्टोरेंट सुंदर दिखना चाहिए। हम अपने आर्ट फॉर्म को, जैसे डोकरा आर्ट वॉल है, बड़ी पॉपुलर है ईस्टर्न पार्ट में, उसको रिप्रेजेंट किया हमने। शीश महल बनाया, वो राजस्थान से इंस्पिरेशन लिए। तो हर एक रीजन से इंडिया के कोई ना कोई आर्ट फॉर्म रेस्टोरेंट के अंदर है। अलग अलग सेमी प्राइवेट स्पेसेस है रेस्टोरेंट के अंदर। सो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है लोगों को देखना कि यार अरे यार ये तो मैं इस रीजन से आता हूँ, दे फील वेरी प्राउड। और जब कोई विदेशी, मतलब दूसरे जो इंडिया नहीं गया है, सो दे फील ट्रांसपोर्टेड टू इंडिया जब स्पेस के अंदर आते हैं। तो उनके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है यार कि हम इंडिया गए नहीं, आई थिंक हम इस रेस्टोरेंट के थ्रू इंडिया जा रहे हैं। और जो इंडियंस इंडिया से आए हैं वो देखते हैं वाह क्या रेस्टोरेंट बनाया। सो एक तो वो आर्ट फॉर्म हो गई, मतलब वो उसको हमने रिप्रेजेंट किया। फिर खाने की इतनी डाइवर्सिटी है, हर सीजन में मेन्यू हम चेंज कर देते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है कि दिस इज हाउ आई ग्रो अप ईटिंग। मैं ऐसे ही बड़ा हूँ कि सीजनल वेजिटेबल्स आती थी, उसको खाया जाता था। मैं लोगों को यही बोलता हूँ, हम लोग सिर्फ सीजनल वेजिटेबल की बात करते हैं अमेरिका में, और वो भी कभी कभी पूरा ट्रूली नहीं करते हैं। ऑरेंज जूस पूरे साल भर अवेलेबल है, राइट? और उनको लगता है कि विटामिन सी इससे मिलता है। अरे यार गर्मियों में आपको कोकोनट वाटर पी लो, उससे विटामिन सी मिलेगा ना। सर्दियों के लिए रख दो ना वो सिट्रस फ्रूट्स को। बट मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिकली प्रोड्यूस चेंज होती है तो हम मेन्यू चेंज करते हैं, साथ साथ हम मसाले का डब्बा भी चेंज कर देते हैं, जो बहुत सारे लोग नहीं सोचते हैं। आयुर्वेदा यही बोलता है कि जो गरम तासीर है जिन मसालों की, वो गरम मसाले हैं, वो आपको सर्दियों में यूज़ करने चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उस समय की। और गर्मियों में आपको फोकस करना है जिन मसालों में ठंडक है, तासीर ठंडक है। तो ये हम बड़ा ध्यान रखते हैं कि अपना मेन्यू जब हम लोग बना रहे हैं तो मसालेदानी बड़ी चेंज करनी है। गर्मियों में स्पेसिफिकली कौन सा मसाला आपको? सौंफ बहुत यूज़ करनी है, जीरा बहुत यूज़ करना है आपको, धनिया की सीड्स बहुत यूज़ करनी है, ग्रीन कार्डमम आपको बहुत यूज़ करनी है। ये सारे ठंडे मसाले हैं। और आपको पता है धनिया और जीरा तो डलता ही डलता है जी। और लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि हर एक मसाले का एक अपना नेचर होता है, राइट? और बहुत सारे मसाले अलग अलग कैटेगरीज में क्वालिफाई करते हैं। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा फेनल का, सौंफ का। तो सौंफ एक कूलिंग स्पाइस है जो ठंडक देता है जी। दूसरा, सौंफ एक डाइजेस्टिव स्पाइस भी है जी। साथ साथ सौंफ एक माउथ फ्रेशनिंग स्पाइस भी है, आपकी ब्रेथ को क्लीन करता है। तो इतना वर्सेटाइल स्पाइस है। और साथ साथ एक सौंफ, जैसे मैंने बोला, ठंडक हो गई, डाइजेस्टिव हो गया, माउथ फ्रेशनिंग हो गई। और ये आपने देखा होगा कि बहुत बारी इसको हम अलग अलग मसालों में ब्लेंड करने के लिए भी डालते हैं ताकि खुशबू आए उस मसाले में। तो खुशबू का भी काम करता है, एरोमेटिक स्पाइस भी है। सो ये बड़ा वर्सेटाइल मसाला है। बहुत सारे मसाले, अब जैसे मैं बोलता हूँ कि सर्दियों में आपको सारे के सारे मसाले जो यूज करने हैं वो तासीर गरम वाले हैं, लेकिन आपका गरम मसाला बना रहे हो आप, उसमें आप इलायची भी डाल देते हैं, हरी इलायची। क्यों? खुशबू देता है। खुशबू का भी तो काम कर रहा है ना। तो अगर आप मसाले को जितना ज्यादा डीपली समझेंगे उतना इंटरेस्टिंग बनता जाता है आपका मसाले का डब्बा। और आप मसाले के ब्लेंड उस हिसाब से बना। चाय भी हम तो चेंज कर देते हैं सीजन के साथ।
मेरी मम्मी के साथ हमेशा से ये रहती थी, नोक झोंक रहती थी। मम्मी को बोलता है यार आप चाय चेंज नहीं करते हो यार, वही मसाला पूरे सीजन में चलाते हैं यार। तो मैंने अब नाउ शी ऑल्सो लाइक रिस्पेक्ट्स इट कि यार कि नहीं यार कि ये सही बोल रहा है, क्योंकि गर्मियों में आपको मसाला ठंडे मसाले की चाय बनानी है। क्यों, क्या होता है, एक तो वैसे ही इतनी गर्मी, स्ट्रेस होता है ना, तो आपको सबसे पहले मैं मिंट जरूर डालता हूँ उसमें। मिंट की खुशबू से क्या होता है ना, आपका ब्रेन ऑलरेडी आपने देख लिया कि मिंट पड़ी है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ठंडक पहुंच चुकी है चाय पीने से पहले, खुशबू से ही। फिर आप उसमें सिप करते हो, उसमें ग्रीन कार्डमम का बड़ा अच्छा फ्लेवर है, इलायची का, सौंफ का फ्लेवर है, तो और मजा आता है चाय पीने का। तो गर्मियों में 3 इंग्रेडिएंट्स शेफ मयंक बता रहे हैं। बिल्कुल, आप ये डालो और आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि यार कि कितनी बढ़िया चाय बनाई है। तो इसका पाउडर बनाना होता है मिंट का? नहीं, मिंट तो आप फ्रेश डालो, फ्रेश डालना है हमेशा, क्योंकि मिंट तो इतनी गर्मियों में आपको दिखेगी 1 or 2 हर leaves जगह। will be enough for हाँ, a cup. एकदम लास्ट में जब चाय आपकी बनने वाली हो, मतलब उबाला आ रहा हो, तो उसमें आप मिंट डाल दो, वही टाइम होता है सही मिंट डालने का। क्योंकि ये सारे अरोमेटिक स्पाइसेस आपको बाद में डालने हैं। लोग पहले इलायची कूट के डाल देते हैं, ये नहीं डालनी है आपको कूट के इलायची। आपने सबसे पहले पानी में आपने अदरक उबाल ली, उसके बाद आपने अपना चाय पत्ती डाली उसके अंदर, राइट, वो अच्छा से कंकाक्शन बन गया आपका वो ब्लैक टी वाला। फिर आपने उसमें दूध डाला, राइट, दूध डालने के बाद फिर आपने उसमें एरोमेटिक स्पाइसेस डालने। लोग पहले एरोमेटिक स्पाइसेस आके खत्म कर देते हैं सब राइट, वो चाय ओवर पावर कर जाती है उसको। आपने बाद में डालना है दूध में। आपको दूध, या तो आप दूध को अलग से पका के ना, आप उसमें एरोमेटिक स्पाइसेस दूध अलग से पका लो आप, तो ज्यादा अच्छी चाय बनती है। चाय में कुछ लोग केसर भी डालते हैं। केसर बिल्कुल डालते हैं। उसका भी कोई सही वो कि जाड़ों में डालना चाहिए या गर्मियों में डालना चाहिए? तो मैं तो बोलता हूँ केसर आप सर्दियों में डालो, जाड़ों में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केसर है। तो केसर के बहुत सारे एक तो बेनिफिट्स हैं, लेकिन केसर की क्वांटिटी आपको चूज करके डालना है। आप ज्यादा केसर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि केसर को ज्यादा क्वांटिटी में डाल दो बिटर भी कर सकता है चाय को आपकी। सो वो टेस्ट से भी आपको पुट यू ऑफ। तो आपको बस बहुत ही जरा सा केसर डालना है, वो भी असली केसर डालना है। असली केसर की क्या पहचान होती है? असली केसर मैं आपको बताता हूँ, आपकी 80-90% जो केसर मार्केट में बिक रहा है वो असली है ही नहीं। ये सबसे बड़ा अब ये इट्स स्कैम अब जो चल रहा है। अब ये लोग नहीं समझ पाते हैं कि जो आपका मैरीगोल्ड फ्लावर होता है, गेंदे का फूल, उसके स्टिग्मास को फ्लैटन करके रोल करके केसर के रूप में उसको आर्टिफिशियली सेंट करके बेचा जाता है। उसमें केसर की क्वांटिटी कम होती है। जैसे आप 1 ग्राम केसर ले रहे हैं तो उसमें मोस्टली वो होगा, तो आपको केसर की पहचान स्टिग्मा से होती है, कितना लंबा स्टिग्मा है। तो कभी भी केसर की जब खेती होती है तो बड़ी छोटी विंडो होती है केसर की। केसर जनरली जो कल्टीवेट होता है वो नवंबर-दिसंबर में होता है कश्मीर में। तो वो सुबह सुबह जाते हैं अर्ली मॉर्निंग खेतों में, और उसके स्टिग्मास को वो तोड़ते हैं। स्टिग्मास कलेक्ट करके आते हैं, फूल के जो स्टिग्मास होते हैं उसको 3 स्टिग्मा होते हैं, उसको कलेक्ट करके वापस लाते हैं। और वो सुबह सुबह की विंडो में तोड़ना होता है 2 घंटे में। आपको ज़्यादा सन लग गया तो नहीं तोड़ सकते आप वो आए, आपको फिर शेडेड रूम में जाना पड़ता है, वहाँ पर आप उसकी ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी वो आप बनाते हैं, और उसके बाद ग्रेडिंग होके बिकता है वो। आपको जो टूटा टूटा मिलता है ना, वो टूटा टूटा वो केसर नहीं है ही नहीं केसर। वो उसमें आर्टिफिशियली सेंट डाला जाता है। तो सही हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम कैसे पहचान कर सकते हैं? यही तो बात है। वनीला भी आप असली वनीला नहीं ले रहे हो, उसमें लिखा रहता है वेनिलीन, वनीला है ही नहीं असली। वनीला तो पॉट्स में होता है। अगर आपको एक्सट्रैक्ट चाहिए मिलेगा, इट विल से कि वनीला एक्सट्रैक्ट। निकले जितने भी वनीला आते हैं वो आर्टिफिशियल वेनिलीन से बने हुए होते हैं। 99%, 98% वनीला जो मार्केट में वो वनीला है ही नहीं, वो वेनिलीन है। एक लैब में डेवलप करा कंपाउंड है जो उससे वो वेनिलीन बना रहे हैं। हम जैसे केसर ले जाते हैं, हमें तो वो छोटे छोटे वाले ही मिलते हैं। तो आप बड़ा वाला केसर मतलब बोल के लेना होता है कि हमें वो लंबे? उसके नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स है, वैरायटीज है जो आपको मिलते हैं। अब उसके लिए कि एक स्पेसिफिक स्टिग्मा जनरली लंबा होता है। स्टिग्मा आपको दिखने से पता चल जाएगा कि ये असली केसर है। और असली केसर की बहुत सारी और पहचान भी है। जो कलर होता है ना, आपको दिख जाएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि केसर को एक्टिवेट करने के लिए कभी कभी हल्का सा पैन में ना ब्रॉयल कर लेते हैं उसको ड्राई हीट पे, और उसके बाद उसको या तो गर्म पानी में हल्का सा डुबो के, तो उससे कलर बड़ा अच्छा खिलकर आता है। बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो पता चल जाता है कि आर्टिफिशियली है कुछ, ये लाल लाल सा कलर क्यों आ रहा है। सो तरीके काफ़ी है, तो असली नहीं मिल रहा है मार्केट में। मयंक, हर कोई शेफ बनना चाहता है अगर किसी को फूड से प्यार है या फिर कुकिंग से प्यार है, और जब शेफ बन जाते हैं तो हर कोई मिशेलिन स्टार भी जीतना चाहता है अपने रेस्टोरेंट के लिए।
एक शेफ के लिए मिशेलिन स्टार इतना ज़रूरी क्यों होता है? ज़रूरी मुझे लगता है कि डिपेंड करता है, शेफ़ टू शेफ़ डिपेंड करता है। कोई शेफ़ तो वापस कर देते हैं मिशेलिन स्टार, रियली? क्योंकि प्रेशर नहीं झेल पाते। हुआ है ये हिस्ट्री में, आप उठा के देख ले, बहुत सारे शेफ्स ने लिया है पहले मिशेलिन स्टार और बहुत सारे शेफ ने वापस भी कर दिया, क्योंकि मेंटेन करना बहुत प्रेशर होता है। तो ये तो है, लेकिन जीतना तो सबके मन में होता है कि जीतना है, जीतना है, जीतना है, जीतना है। बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती क्योंकि मिशेलिन गाइड हर जगह है नहीं। सो आई वॉज लकी, आई वॉज हियर एट द राइट टाइम। सो मेरे लिए जीतना जरूरी, तो मैं बोलूँगा कि मेरी वाइफ ने ये विजन देखा था। मैं अपनी वाइफ को पूरा क्रेडिट दूंगा इधर। 2013 में हमारी जब शादी हुई तो वाइफ ने मुझे बोला था कि यार कि एक दिन मेरे लिए स्टार जरूर जीतना है तुमने। मैंने बोला यार इधर तो है ही नहीं स्टार, यार हम इंडिया में काम कर रहा हूँ मैं अभी, कोई मिशेलिन गाइड का नामो निशान ही नहीं है। मैंने कहा देखेंगे यार। तो वो थॉट उस समय था। आई थिंक मैनिफेस्टेशन वहाँ से स्टार्ट हो गई थी। और फिर लाइक आउट ऑफ नोवेयर मैं अमेरिका आ गया। फिर मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया। जब यहाँ पर आया तो पता चला है तो मिशेलिन गाइड है ही नहीं, तो मैंने कहा अभी भी सपना दूर है, चलो अभी सपना दूर है। फिर अचानक से लाइक लास्ट ईयर जब गाइड की अनाउंसमेंट होती है तो मेल आई हम लोगों को। तो हमें पता चला कि चलो कुछ हो रहा है। तो फिर शुरू हो गई मैनिफेस्टेशन अगेन। और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। मिशेलिन स्टार मिला तो वो मेहनत थी 5 साल की, क्योंकि जो रेस्टोरेंट में जिस तरीके से हम फंक्शन कर रहे थे, जिस तरीके से रेस्टोरेंट को चला रहे थे, वो मिशेलिन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चला रहे थे। चीज़ और कि आप कोई डिश अगर बनाते हैं, उसको कंसेप्ट आपने सोचा उसका, वहाँ से प्लेट तक पहुँचने का प्रोसेस थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग ब्रो, अच्छा आपने ये सवाल पूछा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो होता क्या है कि जैसे हम एक मेन्यू लॉन्च करते हैं, जैसे हमने भी विंटर मेन्यू अभी जनवरी में लॉन्च किया था, विंटर का मेन्यू जी। सो जिस दिन लॉन्च हो गया जी, उसी दिन से तैयारी शुरू हो जाती है स्प्रिंग मेन्यू की। ओके, स्प्रिंग मेन्यू अप्रैल में लॉन्च होगा, लेकिन तैयारी जनवरी से शुरू हो गई है। तो 3 महीने पहले से शुरुआत हो जाती है। तो जब शुरुआत होती है तो सबसे पहली चीज होती है कि प्रोड्यूस देखना कि ये इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं इस सीजन में टेक्सास में। वो सबसे बड़ी, क्योंकि लोकल तो वेजिटेबल्स आपको यहीं खरीदनी है ना, इंडिया से तो आएंगी नहीं वेजिटेबल्स, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, अगर आपको थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, अगर आपको ऑथेंटिक खाना बनाना, ऑथेंटिक की डेफिनेशन बहुत अलग अलग है। मेरे हिसाब से ऑथेंटिसिटी क्या है कि अगर मैं टेक्सास में इंडियन खाना बना रहा हूं तो मुझे लोकल प्रोड्यूस, पहले मुझे सस्टेनेबल बनना पड़ेगा। सस्टेनेबल मैं कैसे बनूंगा? जब मैं लोकल प्रोड्यूस, लोकल सब्जियां खाने में डालूंगा। मसाले ड्राइड हो सकते हैं क्योंकि वो तो इंडियन मसाले तो स्पिरिट है हमारे इंडियन खाने की, वो ड्राइड यूज हो सकते हैं इंडिया से, लेकिन सब्जियां तो मैं इंडिया से नहीं मंगाऊंगा ना। तो जो खाना मैं यहां बनाऊंगा वो टेस्ट डिफरेंट करेगा। इट विल नॉट टेस्ट एग्जैक्टली लाइक सेम इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में जो खाना बन रहा है वो जो इंग्रेडिएंट है वो अलग हवा ले रहा है, अलग पानी ले रहा है, वो वातावरण बिल्कुल अलग है, यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग है। तो खाना बिल्कुल अलग टेस्ट करेगा। इट विल नॉट टेस्ट द सेम, बट इट विल बी ऑथेंटिक बट सस्टेनेबल फर्स्ट। पहले सस्टेनेबल होगा फिर ऑथेंटिक होगा। सो दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ ऑथेंटिक इन लाइक कुकिंग इन ह्यूस्टन। और मैं किसी भी रीजन में कुक करूं, मैं वहां की पर्सनालिटी जरूर लूं, मैं एम्ब्रेस करूंगा लोकल कल्चर को, वो बहुत जरूरी है। देन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि और क्या चीजें प्लेट पे कैसे खाना जाता है, तो वो इंग्रेडिएंट्स हमने नोट डाउन कर लिए कि ये इंग्रेडिएंट्स है। फिर हम देखते हैं कि यार इस तरह की वेजिटेबल्स इंडिया में यूज होती हैं जो स्प्रिंग सीजन में, उसकी क्या क्या डिशेस बनती है, तो हम जर्नी से वो चीजें निकालते हैं। फिर उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होते हैं पूरी टीम के। पूरी टीम बैठती है, किचन की टीम, वो आपस में डिस्कस करते हैं कि अच्छा मान लो जैसे हमने इस बार हम लोग जैसे एक डिश बना रहे हैं, वो बना रहे हैं हम कॉर्न की डिश बना रहे हैं, ओके, भुट्टे की डिश बना रहे हैं। सो भुट्टा क्या है कि भुट्टा यंग कॉर्न आने लग जाता है और वो गर्मियों तक आते आते जबरदस्त पक जाता है, राइट। तो हमने भुट्टा, क्योंकि हमें वहां तक उस सीजन तक हमें लेके जाना है, तो भुट्टे की हम डिश बना रहे हैं। तो भुट्टे का हम स्वीचे बना रहे हैं एक तरह का। सो अब भुट्टा हमारे यहाँ कैसे खाया जाता है, वो मतलब जनरली वो सेकते हैं हम कोयले के ऊपर, चाट करके उसको, उसमें नींबू, थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्ची लगाकर, तो वो भुट्टा उसी तरह का, लेकिन उसको काट देंगे, उसके कर्नल्स निकालेंगे, राइट। वो फिर हमने कॉर्न का एक इमल्शन बना रहे हैं, कॉर्न की ही प्यूरी का एक इमल्शन बना रहे हैं, मेयो टाइप का बना रहे हैं उसी के साथ। फिर वो जो मिर्ची का जो ब्लेंड है, वो खट्टा मीठा ब्लेंड बना रहे हैं हम लोग। वो जो मिर्ची फार्म से आएगी, लोकल फार्म है जहाँ से हम मिर्ची लेते हैं, एक ब्लैकवुड फार्म है 290 पे है, मतलब आप हैम्पस्टर की तरफ जा रहे हैं वहां से। सो वहां से मिर्चियां ले रहे हैं हम, उसी का एक ड्राई करके उस मिर्ची का स्पाइस ब्लेंड बना रहे हैं, उसी में जो यूज होने वाला है।
फिर एक फिश है, फिश को हम क्योर कर रहे हैं। अब क्या होगा कि आप देखोगे सिट्रस सीजन चलता रहता है स्प्रिंग तक, बस सर्दियों में रहता है, स्प्रिंग तक चलता है, बड़े अच्छे अच्छे तरीके के नींबू आते हैं। तो उन्हीं से हम लेचिदी तेगरे बना रहे हैं, जिससे हम लोग क्योर करेंगे उस फिश को। उसी की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे लीची से, क्योंकि लीची का टेक्सचर क्या होता है, फिश की तरह होता है। तो वेजिटेरियंस के लिए लीची का बन गया। और वो डिश अभी भी एक हमने एक लीची का स्वीट डाला, वो अलग है बिल्कुल, ये डिफरेंट होगा। सो अब इतने सारे एलिमेंट को हम लोग नोट डाउन, फिर क्रिस्पी कॉर्न को क्रिस्प करना है तो उसकी टेक्निक है, डिहाइड्रेटर में डाल के वो टेक्सचर डालना बड़ा जरूरी है। आपने वो सॉफ्ट फिश खा ली, आपने वो भुट्टा खा लिया, चाट, वो फ्लेवर आ गया बढ़िया, खुशबू अच्छी आ गई, दिखने में बड़ा सुंदर है, ये तो भाई रह गया ना। उसके लिए क्या करना है, आपको ऐसा टेक्सचर डालना है जिसमें आप बाइट कर दो, आवाज सुनाई दे। तो जैसी आवाज आती है वो एक्सपीरियंस पूरा कंप्लीट हो जाता है। सारे डिश का एक एक कार्ड बनाया जाता है जिसमें उसकी हिस्ट्री, उसकी इंस्पिरेशन लिखी जाती है, उसके जाते हैं एलर्जेंस। अब सबसे बड़ी बात है, वी लिव इन अमेरिका, बहुत सारे लोगों को डिफरेंट तरह की एलर्जीज है, ग्लूटेन एलर्जी है, या आपकी डेयरी की एलर्जी है, नट्स एलर्जी है। तो उस कार्ड में वो सारी एलर्जी के नाम लिखे जाते हैं। फिर कौन सी कटलरी क्रॉकरी लगेगी उसको उस खाने को खाने के लिए, फिर कौन सी प्लेट लगेगी वो लिखी जाए, ऐसे करके सारा का सारा बना हुआ है पूरा डिश कार्ड, फोटो होती है पूरी डिश की। अब ये डिश कार्ड्स बनाए जाते हैं सर्वर्स के लिए। अब फिर ट्रेनिंग होती है, एक दिन सारे सर्वर्स को बुलाया जाता है, हर एक सिंगल डिश उनको टेस्ट कराई जाती है और उनको डिश कार्ड दिए जाते हैं। इसमें वो क्वेश्चन पूछते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं, तो फिर उनके बाद उनको टेस्ट किया जाता है। हर एक डिश के ऊपर उनका टेस्ट लिया जाता है, वर्बल टेस्ट होता है और रिटन टेस्ट होता है, जिसमें उनको सिर्फ डिश की फोटो होती है और डिश के बारे में उनको सब कुछ लिखना पड़ता है। इसमें एलर्जेंस क्या, क्योंकि एलर्जेंस कैन बी लाइफ एंड डेथ फॉर पीपल। किसी को मान लो नट एलर्जी है, यहाँ तो बहुत ज्यादा है, नट बहुत ज्यादा है, और आपने किसी को कुछ खिला दिया तो मैंने बोला था पहले भी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ शेफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी जरूरी है कि आपको बिल्कुल नाप तोल के देखना पड़ेगा, और आपको उनको पूरा डिटेल, जो लोग आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्लोर पे, आपके कुजीन को, आपको एज अ शेफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको आपको सारे टूल्स देने हैं, बिल्कुल सब कुछ बताना है। तो आपसे पूछते हैं कि जब भी टेबल पे आप आते हो कि डू यू हैव एनी एलर्जीज, पहला क्वेश्चन ही ये होता है। उसके बावजूद भी कभी कभी क्या होता है, डाइनर से भी मिस हो जाता है, क्योंकि छोटी मोटी एलर्जी होती है, आम की एलर्जी किसी को, आजकल तो बड़ी वियर्ड एलर्जीज चल रही हैं मार्केट में। मैं भी सरप्राइज हो जाता हूँ कि ये भी एलर्जी होती है। समटाइम्स क्या होता है ना, एलर्जी को भी परस्यू करने की तरीका होता है। एक एलर्जी होती है कि टेक्सचर आपको किसी का अच्छा नहीं लगता, वो एलर्जी बन जाती है। एक तो आपके बॉडी में रिएक्शन होते हैं, वो भी एलर्जी है, लेकिन टेक्सचर किसी का पसंद नहीं है, लोगों को किसी का कलर पसंद नहीं है, तो वो भी एक एलर्जी है आजकल। तो एलर्जी का बहुत वो है। तो उसके बाद वो जब डिश कार्ड्स हम उनको दे देते हैं, सारा टूल्स दे देते हैं, जब वो सब कुछ समझ लेते हैं, टेस्ट में पास हो जाते हैं, तब मेन्यू लॉन्च होता है। तो बड़ा लंबा प्रोसेस, तब वो प्लेट पे डिश आती है, तब मेन्यू लॉन्च होता है, तब आपको दिखता है कि हाँ भी अनाउंसमेंट हो गई है, मेन्यू लॉन्च हो रहा है। बहुत लंबी हिरार्की है, वो हमने डिस्कस कर ली थी, लेकिन उस हिरार्की से होता हुआ क्या वो फाइनल अप्रूवल जब टेबल पे जाने वाला होता है वो आपके थ्रू होता है? बिल्कुल, क्योंकि मैं पास विंडो पे ही खड़ा रहता हूँ, पूरा टाइम पास विंडो होती है जहां से खाना जाता है। मैं हर एक चीज चेक करता हूँ, और इसीलिए हमने ना मल्टीपल चेक्स लगा रखे हैं। सो सेक्शन में एक जो शेफ है उसके नजरों के नीचे से प्लेट निकलती है, क्योंकि वो पूरा सेक्शन देख रहा है। वहां से एक बड़ी पास विंडो है, वहां पर जाती है वो, उसके बाहर एक एक्सपो खड़ा है जो सर्विस साइड से, उसका काम यही है कि गलतियां निकालना प्लेट में। वो शेफ को बोलेगा कि शेफ मुझे लग रहा है कि ये गार्निश इसमें सही नहीं है, मुझे लग रहा है कि आज आपने फूल चेंज कर दिया या ये चेंज कर दिया, तो उसका काम है, टेक्सचर मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेट वापस करना, और मैं उधर ही खड़ा रहता हूँ देखने के लिए। फिर टेस्ट करा सब कुछ कि सब कुछ सही जा रहा है नहीं आ रहा। वैसे लाइन चेक्स तो होते ही हैं जी। वो 5 बजे अगर रेस्टोरेंट खुलने वाला है तो 4:30 लाइन चेक होता है पूरी टीम का, उसमें हर एक चीज को टेस्ट करा जाता है कि बिल्कुल जैसे हमने सोचा है वैसे है कि नहीं है। सो लंबा प्रोसीजर है, तो लाइन चेक जरूरी है, फाइनल चेक तो मैं करता ही करता हूँ। ये तो होगी बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें बिल्कुल। आपके हिसाब से अगर देखा जाए कि आजकल के टाइम पर एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि भाई आप हल्दी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आप हर चीज़ में, आपको अगर चोट लगी है तो, आपको दर्द है तो, ये हम कब से देखते आ रहे हैं, हमारे आयुर्वेदा टाइम से हल्दी की इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर अब मैं कभी कॉस्को जाती हूँ तो मुझे दिखती है वो हल्दी जो है बिकती है उसमें दवाइयों के लिए। यहाँ पर लोगों को पता भी नहीं था कि ये हमारा स्पाइसेस है, अब ये लोग जानने लगे हैं। आपके रेस्टोरेंट में जब कोई आता है तो क्या स्पेसिफिकली ये चीज़ें भी बताते हैं उनको? मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने एंगल तो करा। मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाऊंगा जी। हल्दी ना, हम लोग इंडियंस लोग ना हल्दी को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। ओके।
हल्दी को तो हम रंग के लिए यूज कर रहे हैं खाने में, सिर्फ बेनिफिट तो हम ले ही नहीं रहे हल्दी के। असली हल्दी के बेनिफिट, अगर आपको हल्दी की जो जड़ होती है ना, वो पूरी जो हल्दी का वो पूरा फ्रेश हल्दी होती है, वो हम डालते ही नहीं है खाने में। वही तो असली हल्दी है। जो पाउडर है वो तो अडल्ट्रेटेड है। असली हल्दी पाउडर तो हम ले ही नहीं रहे हैं। तो कैसे लिया जा सकता है उसको? मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, अगर आपको सच में हल्दी पाउडर ठीक है आप यूज करें, वो कलर के लिए यूज करो ना। अब आप देखो ना, हम हल्दी कितनी डालते हैं खाने में, कलर के डाल रहे हैं। अगर आपको एटलीस्ट एक चम्मच हल्दी चाहिए, अगर इंसान को, एक हेल्दी इंसान को चाहिए तो, राइट। तो बेस्ट है कि आप हल्दी फ्रेश यूज करें खाने में, या आप हल्दी का अचार बनाकर साइड में, फ्रेश पिकल होता है, आपको स्लाइस करें, हल्का सा नींबू और वो डालकर उसको खाएं हल्दी को, तब आपको असली बेनिफिट हल्दी का मिलेगा। लोग दूध के साथ हल्दी डालते हैं, वो बड़ा एक ट्रेडिशन है। अभी यहाँ पे तो गोल्डन मिल्क के नाम से बहुत पॉपुलर है अमेरिका में। इट इज गेनिंग लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। लेकिन हमने रीडिफाइन किया है हल्दी को, लाइक यू नो, इफ यू रियली वांट टू, हमने एक अम्बा हल्दी होती है, अगर आपने सुना हो, वो डार्क कलर की होती है और मैंगो का फ्लेवर होता है उस हल्दी में, तो बहुत पॉपुलर है। हमने वो मेन्यू में डाला था, हम फ्रेश खिलाते लोग। अगर हल्दी खानी है फ्रेश खाओ। अगर आप देख रहे हो कि खाने से बेनिफिट हल्दी का मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये सब मिसकंसेप्शन है, मैं बिल्कुल ओपनली बोलता हूँ। और ये आई थिंक पीपल विल रिलेट टू इट, कि हम अपनी कुकिंग में हल्दी डाल रहे हैं तो हम सिर्फ थोड़ी सी डालते हैं, हम लोग सिर्फ कलर के डालते हैं। इंडियन कुकिंग में हल्दी सिर्फ कलर के लिए यूज हो रही है। और ये पहले नहीं था ऐसा, ये अभी शुरू हुआ है कुछ 30, 40, 50 साल में। उससे पहले हल्दी फ्रेश ही यूज होती थी। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि लेस इज मोर, ठीक है। तो किसी भी डिश को बनाने में क्या आपका भी कुछ ऐसा होता है कि इससे ज्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं डलेंगे? मतलब एक ना डेड बॉडी को दोबारा मारना ना एक टैलेंटेड आदमी कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकता। वो मर गई डेड बॉडी, वो भाई उसको फेंकना ही पड़ेगा आपको। उसको आप वापस मार रहे हो, टैलेंट है आपके अंदर। यही मसालों के साथ होता है। और जो हम लोग सब करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अरे हम तो अपना गरम मसाला बना रहे हैं घर का, हम एक पैन लेते हैं, उसमें खूब सारे मसाले डाल देते हैं। ये रियलाइज नहीं करते कि सरफेस एरिया मसालों का बिल्कुल अलग है। सिनेमन स्टिक इतनी बड़ी है, वो बेचारा जीरा इतना पिद्दू सा छोटा सा, और वो काली मिर्च और छोटी सी, उन सबको एक पैन में डाल दिया और उसको भून रहे हैं। बेचारा स्टैम्पीड है भैया पैन में, वो भगदड़ मच चुकी है, बेचारे मर गए, कुछ तो मसाले जल गए, राख हो गए हैं, बिल्कुल राख हो गए हैं। और फिर उसके बाद मैंने बोला ना, मर चुके। अब आपको टैलेंट चाहिए उसको वापस मारने के लिए। वो कैसे मारते हैं आप? मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे आप उसको, उसकी गर्मी ब्लेड की उसको पूरा दोबारा से खत्म कर देगा, राख बन जाएगा। फिर वो बॉटल में सजाकर बोलते हैं ये हमारा घर का गरम मसाला है। अरे भैया एशेज हैं वो बेचारे, उनकी स्पिरिट खो चुकी है, वो मर गए। एसेंशियल ऑयल्स चले गए, एसेंशियल अरोमास मार दिए आपने, और आपने बॉटल में रख दिया। क्या स्वाद है वो बर्न्ट है। इसलिए जो तरीका था गरम मसाले बनाने का, मैं सही तरीका भी बताना चाहता हूँ कि बैक इन द टाइम अगर आप देखेंगे, लोग धूप में रखते थे स्पाइसेस को, गर्मी में रखते थे। तो शॉर्टकट तरीका है आजकल, पैन में लिया, सब शेफ बन गए हैं, राइट। और घर में भी हर जगह यही फॉलो हो रहा है, राइट। आपको क्या करना है, या तो आप भुना मसाला बना रहे हैं कोई, तो करो आप, क्योंकि भुने हुए मसाले का स्वाद चाहिए। लेकिन रेगुलर मसाले बनाने की आपको जरूरत नहीं है ना। आप धूप में रखें, वो भी स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे रखा जाता था मसाला, कि ज्यादा गर्मी में ना रखें तो खराब हो जाएगा, उसका एसेंशियल ऑयल तो मर जाएगा ना, अरोमा। तो उसके सिलबट्टे में पीसा जाता था उसको, या मतलब पेस्टलन बॉटल में उसको पीसा जाता था। पहले इमाम दस्ता बोलते थे, इमाम दस्ते में उसको पीसा जाता था मसाले को बैक इन द टाइम। तो वो सही तरीका था मसाले बनाने का, और उनकी खुशबू कितने मतलब दिनों तक रहती थी। वो बात ही खत्म हो गई। तो हम रेस्टोरेंट में करते हैं, हमारे लैंप्स हैं, तो हम एक स्पेसिफिक डिस्टेंस जो लैंप की है उस पर रखते हैं, और मसालों को नीचे बिछाया जाता है, और उसके अंदर वो जब वार्म होते हैं तब उनको पीसा जाता है। पीसने के तरीके के लिए आजकल बहुत सारे नए टूल्स आ गए हैं, ऐसी मिक्सर ग्राइंडर्स आ गए हैं जो ब्लेड हीट ही नहीं होता है, टेम्परेचर ही नहीं आता उस पर, और वो मसाला पीस के देता है आपको। स्पाइस ब्लेंडर्स के नाम से आजकल नए वो आ रहे हैं। क्या साइंस लगाई है कि मसाला गर्म ही नहीं होता, आप देखोगे ठंडा मसाला है पीसने के बाद। इट्स फैसिनेटिंग जो आज की टेक्नोलॉजी आ गई है मसाले पीसने की। लेकिन लोगों को तो अभी भी जलाना ही है, उसको मारना ही है, तो अपने हाथ में नहीं है। तो आपके हिसाब से कि उन्हें पैन में रोस्ट करने की बजाय धूप में रखें, या धूप फिर में रखो, एक या कोई लैंप हो, या पे? कोई, या तो अगर आपको पैन में भी करना है ना, मैं बोलता हूँ अगर पैन में भी करना, पैन को बिल्कुल हल्का गर्म रखे, और एक एक करके स्पाइस को डाले तो उसमें, उनकी एक एक लाइफ करके। कैसे रहती है ऐसे? अगर बाहर रख के भी हमने कर लिया, बिना रोस्ट किया, तो लंबा चलता है वो मसाला? तभी तो ज्यादा चलेगा आपका, क्योंकि उसको नेचुरल सन की धूप में, मतलब उसको धूप मिली अच्छी, वो अच्छे रोस्ट हुए हैं उसमें। और पैन में तो टेम्परेचर मेटल का इतना ज्यादा होता है कि आपके कंट्रोल से बाहर है वो। आधा जीरा तो जल गया उसमें, मर गया वो, स्वीट डेथ
ऑन द पैन कहते हैं ना, वो हो गई है वो। फिर आप उसको दोबारा, मैंने बोला दोबारा मारते हैं उसको, तो वो तो टैलेंट ही चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तो काफी लोग कर पाते हैं। सो ओके, सॉरी। सो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके शेफ you. मयंक, और सच बताऊँ तो अभी मन नहीं कर रहा है क्योंकि, लेकिन मैं आपसे और घंटों के पॉडकास्ट और लंबा कर सकती हूँ क्योंकि आपके पास बहुत नॉलेज है और मुझे Yes. वो सीखना है। तो आई एम श्योर कि मैं दोबारा आपसे फिर बिल्कुल। मिलूंगी और फिर हम बात करेंगे हमारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में स्पेसिफिकली। ठीक है। सो जाने से पहले एक आखिरी सवाल, एक चीज़ जो हमें ग्लूमी ऐसे बाहर दिखती है कि यार शेफ़ अभी आजकल इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मैं आजकल आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, इनफैक्ट आप किसी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको मौका मिलता है शेफ़ से मिलने का। शेफ़ आपके पास आते हैं टेबल पर, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ये चेंज हुआ है। इनफैक्ट मैं बंगलो रेस्टोरेंट, आपने सुना होगा विकास खन्ना का, ठीक है, उनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ। मुझे उनके जो उनकी रेसिपीज़ हैं वो बहुत पसंद है। उनकी एक चीज़ मुझे जो बहुत पसंद है कि वो जाके स्पेसिफिकली हर टेबल पर देखते हैं कि कौन क्या खा रहा है, कैसे कर रहा है। तो ये चीज़ हमें जो मॉडर्नली दिख रही है। एक डार्क सीक्रेट भी होते हैं जो किचन में हमारे पास तक नहीं आते। क्या आपने कुछ ऐसा फेस किया है? सो किचन में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो डार्क सीक्रेट्स नहीं बोलूँगा। पहले जब मैं इंडस्ट्री में था स्टार्टिंग में, तो अब्यूजिव लैंग्वेज बहुत यूज़ होती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको लाइक अब्रॉड भी मैंने काम किया, इंडिया में भी काम किया, उस्ताद थे काफ़ी सारे, तो वो रेसिपी देते नहीं थे आपको, आपसे वो हाथ दबवा लेंगे, पैर दबवा लेंगे, मतलब इतना कुछ हो किया है हमने पहले की ज़माने में टू लर्न रेसिपीज़। फिर अब्रॉड गया तो फिर ऑफ कोर्स आपके स्किन टोन के ऊपर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। सो बहुत सब कुछ देखा है मैंने तो अपनी लाइफ में, सब कुछ देखा है। और आपको ऊपर येल करते हैं, आपको चिल्लाते हैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि मैं जब शेफ़, मतलब जब मुझे लगता है कि जिस दिन मैं एक रेस्टोरेंट हेड करूँगा, पहली चीज़ जो मैं मतलब बिल्कुल इरेडिकेट कर दूंगा, बिल्कुल निकाल दूंगा, वो है कि डिसरिस्पेक्ट करना किसी को भी। आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते किसी को। आपको पहले मैंने स्टार्टिंग में पॉडकास्ट के बोला था कि आपको यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है ना, तो आप अच्छे शेफ बन ही नहीं सकते। एक ना एक दिन डाउनफॉल आएगा। ओनली वे टू प्रोग्रेस इज बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ट्रीट एवरीबडी विद रिस्पेक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक का किसका पता नहीं ना घर में क्या चल रहा है। आप अगर वो काम पर आए तो वो काम पे उसको सेफ प्लेस लगनी चाहिए काम के लिए। यार ये मेरी सेफ प्लेस है, मैं यहाँ रहता हूँ ना तो मैं खुश रहता हूँ, ये मेरी फैमिली है, जो लोग हैं आसपास मेरे काम कर रहे हैं। अगर आप एक ऐसा सेफ माहौल लड़कियों को दे सके, और आप यकीन नहीं करें, मेरे किचन में बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं, बहुत सेफ महसूस करती है काम करने के लिए, बिकॉज दे फील इट कि यार यहाँ पर सब बहुत रिस्पेक्टफुली काम करते हैं। हमारा कल्चर भी ऐसा है, वी रिस्पेक्ट वुमेन अ लॉट। तो वो देखती है कि यार कि शेफ इतनी रिस्पेक्ट कर रहा, तो बाकी वो ऑटोमेटिकली पूरी हायरार्की में फ्लो होता है। तो दे फील वेरी सेफ वर्किंग इन द किचन। सो डार्क सीक्रेट्स तो मेरे यही है कि जो मैंने देखे हैं कि बहुत डिसरिस्पेक्टफुल अब्यूजिव लैंग्वेज बहुत यूज हुआ करती थी पहले। सामान फेंक दिया, शेफ लोग कुछ भी फेंक देते, उठा के प्लेटें फेंक देते थे, गुस्सा आया यार ये ठीक नहीं है, ऐसे फेंक दिया। मतलब इतना एग्रेशन और डर में आप काम करते थे। कभी डर में खाना बनाया है? बिल्कुल बनाना पड़ा है, क्योंकि गोरे शेफ डर होता था। लेकिन मेरे किचन में डर नहीं है लोगों को, इतना है कि लोग खुशी से काम करते हैं, हैप्पी रहते हैं, तभी तो इतने साल से साथ इंडिया में बनाया कभी ऐसे डर में खाना? स्टार्टिंग में बोलूँगा बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग जो करियर स्टार्ट हुआ था वो बहुत टफ था, लाइक, और उस समय माहौल भी चेंज हो रहा था उस समय, लाइक शेफ़ हर कोई बनता नहीं था। जो पुराने जो शेफ़ थे वो उस्ताद टाइप के थे, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो हाथ के स्किल से बन गए थे। तो आई थिंक प्रोफेशनल एजुकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, तो आदमी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है लोगों की, ट्रेड की रिस्पेक्ट करता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अगर कोई चीज़ डिश नहीं समझ में आई है, यू कैन बी अथॉरिटेटिव अबाउट इट। आप बोलो यार कि मैंने ऐसे नहीं सिखाया था, यू कैन बी अथॉरिटेटिव, यू कैन नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल। वो लाइन, फाइन लाइन ड्रॉ करना बड़ा ज़रूरी है। वो लाइन क्रॉस हो जाती है कभी कभी, मेरे किचन में नहीं होती बिल्कुल। मेरे किचन में डार्क सीक्रेट ये है कि लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं और जो आता है वो छोड़ता नहीं है। हम मैग्नेटिक हैं। इतने सारे लोग हैं जो डे 1 से काम कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी रेस्टोरेंट नहीं छोड़ता है, वो अपने मैनेजर को छोड़ता है, वो अपने शेफ को छोड़ के जाता है, कभी भी कोई जाता है। तो हमारा एट्रिशन रेट बहुत कम रहा है डे 1 से किचन का। इंडिया वाले शेफ है अभी तक यही है, उनके 2 बच्चे भी हो गए हैं, किसी के 3 बच्चे हो गए हैं, तो इट्स वेरी नाइस। सब बड़े पापा कहते हैं मुझे सारे बच्चे। आई एंजॉय इट। थैंक यू सो मच शेफ। थैंक यू।